ज़रियाब के हवेली में आने के बाद पहली ही रात उसके कमरे से कुछ चीजें चोरी कर ली गई थीं। उनमें एक डायरी भी थी और एक ब्राउन रंग का लिफाफा जिसमें कुछ तस्वीरें थीं। उनमें से चंद तस्वीरें वो पेंटिंग्स की सूरत में इस हवेली में आविसा देख चुकी थी। ज़रियाब के पास ये तस्वीरें देखकर खामिस को शुबा हुआ था और उसने डायरी और तस्वीरें गोपांग के हवाले कर दी थीं। गोपांग ने एक और चक्कर चलाया और बिल्कुल उसी तरह की एक और डायरी दरवेशपुर से लाकर उसके कमरे में रखवा दी। वो इस तरह ज़रियाब को जो तासुर देना चाहता था उसमें कामयाब रहा था। वो तस्वीरें देखने के बाद गोपांग ने खामिस को हुक्म दिया था कि ज़रियाब की निगरानी की जाए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो किसी तरह भी हवेली से ना निकलने पाए। लेकिन उसके 2-4 रोज बाद ही हवेली में रातों को दखल दर माकूलात करने वाले वो पुरस्कार लोग ज़रियाब को हवेली से निकाल ले गए थे। इत्तेफाक से उस रोज गोपांग भी हवेली में मौजूद था। खामिस ने गोपांग के हुक्म पर खूंखार कुत्ते छोड़ दिए थे। ज़रियाब के पुरस्कार हिमायतियों में से एक खूंखार कुत्ते के हाथों लग गया था, जबकि दूसरा आदमी ज़रियाब को लेकर किसी खुफिया रास्ते से फरार होने में कामयाब हो गया था। खामिस और गोपांग ने हवेली से निकलकर जंगल में उन्हें तलाश करने की कोशिश की। खामिस ने ज़रियाब को तलाश कर लिया था, लेकिन वो दुबली पतली सी लड़की उसके लिए लोहे का चना साबित हुई थी और अपने साथी की मदद से उसे जेर करके भाग निकली थी। ये खामिस की पहली शिकस्त थी और फिर उसके दूसरे ही रोज वो एक बार फिर हवेली में घुस आए थे। गोपांग उस रात भी हवेली में था। वो रात का पिछला पहर था। उसने जो मंसूबा बनाया था वो बड़ी हद तक काबिल अमल था। खामिस ने नर्स रोशन को खंजर के पैर पे वार करके उसे वहीं फेंक दिया और वो रात के आखिरी पहर जागीरदार नमरान को लेकर हवेली से निकल गए। उनका मंसूबा यह था कि दरवेशपुर पहुंचते ही खामिस पुलिस लेकर दोबारा हवेली में पहुंच जाए। उसे यकीन था कि इस दौरान हवेली को खाली पाकर ज़रियाब और उसके साथी बेफिक्र हो जाएंगे और पुलिस उन्हें घेर कर गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी। उन पर रोशन के कत्ल का इल्जाम लगाना ज्यादा मुश्किल ना होता, लेकिन उनका यह मंसूबा भी बुरी तरह नाकाम हो गया था और खामिस को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी थी। और जब बदरी ने उसे बस में ज़रियाब की मौजूदगी की नवेज सुनाई थी तो खामिस बेहद खुश हुआ था। अपनी आंखों से ज़रियाब को देखकर वो अपनी पिछली सारी तकलीफें भूल गया था। उसने ज़रियाब को बस से उतारने का हुक्म देते हुए सोचा था कि उस पर तशद्दुद करके उसके दूसरे साथियों के बारे में भी दरियाफ्त कर लेगा, लेकिन ज़रियाब ने बस से उतरते हुए जो हरकत की थी उसका तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और फिर जो कुछ भी हुआ वो भी उसकी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ था। वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा था। अलबत्ता बदरी और उसका साथी उन लोगों के हाथ लग गया था, लेकिन खामिस को उन दोनों की परवाह नहीं थी। उन्हें मार भी दिया जाता तो खामिस को कोई गम ना होता। उन दोनों की हैसियत ही क्या थी। रकेल शाह के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अब तक कई आदमी खामिस के हाथों मारे जा चुके थे। उन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतारते हुए खामिस को कभी अफसोस नहीं हुआ था। दफतन खामिस के जहन में एक और ख्याल उभरा और उस ख्याल के साथ ही वो कांप उठा। उसने अब तक कई लोगों को मौत के घाट उतारा था। उनमें ज्यादातर बेगुनाह थे। उन्हें सिर्फ इसलिए कत्ल किया था कि उनकी जिंदगी से रखेल शाह के मफादात खतरे में पड़ जाते। ज़रियाब को भी महज इसलिए तलाश किया जा रहा था कि रखेल शाह को यह शुबा हो चुका था कि वो सुंदस खानदान की लड़की है और ऐन मुमकिन है कि जागीरदार ने उसे जागीर की विरासत के सिलसिले में ही बुलाया हो। इसके अलावा एक बात यह भी थी कि वो चंद रोज हवेली में रहकर उसके बहुत से राज जान चुकी थी। रकेल शाह ने आज तक किसी ऐसे शख्स को जिंदा नहीं छोड़ा था जो उसके किसी राज से वाकिफ हो चुका हो और उससे कोई खतरा हो। खामिस की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही थी। वो रकेल शाह के बहुत से राज जानता था और ज़रियाब जैसी लड़की से पैर दर पे शिकस्त खाने के बाद रकेल शाह के लिए बेकार हो चुका था। जो एक मामूली लड़की को नहीं पकड़ सका हो वो रकेल शाह के और किस काम आ सकता था। और फिर रकेल शाह ने तो उसे पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अगर वो नाकाम वापस आया तो उसे खूंखार कुत्तों के आगे डाल दिया जाएगा। यह ख्याल आते ही खामिस कांप उठा था। वो रकेल शाह को अच्छी तरह जानता था, उसे वाकई कुत्तों से नुचवा देगा। एक लम्हे को उसके जहन में आया कि वो दरवेशपुर वापस जाने के बजाय भाग जाए, लेकिन वो जाएगा कहां? इस दुनिया में उसका कौन था? उसने किसी के साथ भी तो अच्छा सलूक नहीं किया था जो इस मुसीबत के वक्त उसे पनाह दे सके। उसने जागीर में रहते हुए दुश्मन तो बहुत बनाए थे, लेकिन उसका दोस्त एक भी नहीं था। उसका अपना भी इस दुनिया में कोई नहीं था। माँ बाप बहन भाई कोई भी तो नहीं था। वो तो इन रिश्तों ही से नाआशना था।
उसे खुद भी मालूम नहीं था कि वो कौन था और उसके माँ बाप कौन थे और वो कहाँ से आया था। उसे तो सिर्फ इतना याद था कि जब वो 10-11 साल का था तो एक आदमी उसे जागीरदार नमरान के पास छोड़ गया था। रकील शाह उस वक्त भी जागीर का मैनेजर था। उसने खामिस को जागीरदार से मांग लिया और अपने तौर पर उसकी परवरिश करने लगा। खामिस बहुत जल्द कद काट निकालने लगा। उसे खुराक अच्छी मिलती थी। रकील शाह अपने मखसूस अंदाज में उसकी परवरिश कर रहा था। उसके जिस्म में फौलाद भरता गया। उसका दिल भी गोश्त पोश के एक लोथड़े के बजाय फौलाद का एक ऐसा टुकड़ा बन गया जिसमें कोई जज्बा नहीं था, कोई एहसास नहीं था। उसके दिल में सिर्फ एक चीज भरी गई थी, बेरहमी, सफाकी। अगर बेरहमी या सफाकी को किसी जज्बे का नाम दिया जा सकता हो तो उसके सीने में सिर्फ यही एक जज्बा था। इसके अलावा वो किसी और जज्बे से आशना नहीं था। रकील शाह ने उसे जो तरबियत दी थी उसमें यह चीज खास तौर पर शामिल थी कि किसी दुश्मन की गर्दन किस तरह मरोड़ी जाती है। उसे भैंसों और बैलों के साथ मुकाबला करवा कर यह तरबियत दी गई थी। इस किस्म के मुख्तलिफ मुकाबलों में 2 बैलों और 5 भैंसों की गर्दनें मरोड़ चुका था और खुद भी कई बार मरते मरते बचा था। खामिस 23 साल का था जब उसने रकील शाह के इशारे पर एक आदमी की गर्दन तोड़ दी थी। वो जागीर का एक काश्तकार था। रकील शाह खामिस को अपने साथ लेकर जागीर के दौरे पर निकला हुआ था। रकील शाह के इशारे पर बस्ती के 2 आदमी एक काश्तकार की बेटी को उठा लाए थे। लड़की का बाप चीख चीख कर रकील शाह से अपनी बेटी के लिए रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन रकील शाह के दिल पर उसकी फरियादों और आहुजारी का कोई असर नहीं हुआ था। और जब लड़की के बाप ने धमकी दी कि वो जागीरदार के पास उसकी शिकायत कर देगा तो रकील शाह के होंठों पर बड़ी मकरूसी मुस्कुराहट आ गई थी। लड़की का बाप उसी वक्त सुंदस महल जाने के लिए बस्ती से रवाना हो गया था। रकील शाह के इशारे पर उसके कुछ ही देर बाद खामिस भी बस्ती से निकल खड़ा हुआ और कुछ ही दूर जाकर उसने वीराने में लड़की के बाप को चा लिया। काश्तकार अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश करता रहा। उसने बड़ी मुज़ाहमत की थी, लेकिन खामिस के फौलादी गिरफ्त से नहीं निकल सका। खामिस ने उसकी गर्दन इस तरह मरोड़ दी जैसे उसने दरख्त की कोई शाख तोड़ी हो। यह खामिस के हाथों मरने वाला पहला इंसान था और उसे अजीब सा महसूस हुआ था। और उसके बाद तो फिर यह सिलसिला चल निकला था। खामिस को याद नहीं था कि उसने रकील शाह के इशारे पर अब तक कितने इंसानों को उनकी जिंदगियों से महरूम किया था। जागीरदार नमरान ने जब रकील शाह को उसकी बदनीयतियों की वजह से मुलाजमत से बरतरफ करके जागीर से निकाल दिया तो रकील शाह खामिस को भी अपने साथ ले गया था। रकील शाह उसे लेकर मुल्क के पहाड़ी इलाके में आ गया। पहाड़ों की जिंदगी शहर की जिंदगी से ज्यादा कठिन थी। उन कठिनाइयों ने खामिस पर इस तरह असर किया कि वो पत्थरों में रहकर मुकम्मल तौर पर पत्थर बन गया। और जब रकील शाह ने दोबारा जागीर में आकर हवेली पर कब्जा किया तो खामिस उसके साथ था। जागीरदार को हवेली के तहखाने में कैद कर दिया गया और खामिस को हवेली का निगरान बना दिया गया, क्योंकि वो रकील शाह का तरबियत याफ्ता था और जानता था कि हवेली की हिफाजत के लिए खामिस से बेहतर कोई और आदमी हो ही नहीं सकता। जागीरदार पिछले 2 साल से हवेली में कैद था। इस दौरान जागीरदार के बहुत से वफादारों को भी अगले जहां पहुंचा दिया गया था। खामिस को याद नहीं था कि उसके हाथों कितने आदमी मारे गए थे। रकील शाह ने जिसको भी अपने रास्ते की रुकावट या खतरा समझा था उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। उनमें से कई ऐसे भी थे जो रकील शाह के अपने आदमी थे, लेकिन वो उसके लिए बेकार हो गए थे। और अब खामिस भी रकील शाह के लिए बेकार हो गया था। और खामिस अच्छी तरह जानता था कि रकील शाह किसी को मुआफ करने का आदी नहीं है। उसके लिए फरार का कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ एक ही तरीका था कि गोपांग के जरिए रकील शाह का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की जाए। उसके ख्याल में जान बचाने का यही सबसे बेहतर तरीका था। ये सोचकर वो उठ खड़ा हुआ और खेतों के दरमियान एक पगडंडी पर चल पड़ा। तकरीबन 3 मील का फासला तय करने के बाद वो एक छोटी सी बस्ती में पहुंच गया। यहां उसने मुखिया के घर दोपहर का खाना खाया और उसी का घोड़ा लेकर दरवेशपुर की तरफ रवाना हो गया। उस बस्ती से दरवेशपुर का रास्ता खासा तवील था, लेकिन अब उसे इत्मीनान था क्योंकि उसे घोड़ा मिल गया था। सूरज गुरूब होने से तकरीबन 1 घंटा पहले वो एक नहर के सामने पहुंच गया। दरवेशपुर यहां से तकरीबन 10 कोस था। बीच में एक छोटी सी बस्ती पड़ती थी। खामिस नहर के करीब घोड़े से उतर गया। उसने घोड़े को एक भारी शाख से बांध दिया और नहर के पुल से जरा हटकर किनारे पर बैठ गया और नहर के ठंडे पानी से मुंह हाथ धोने लगा। वो कुछ देर तक नहर के किनारे बैठा रहा और फिर उठना ही चाहता था कि उसकी नजर पुल के करीब नहर के पानी में डूबी हुई किसी चीज पर पड़ी। वो उस तरफ आ गया और गौर से पानी में डूबी हुई उस चीज को देखने लगा।
दूसरे ही लम्हे वो एक झटके से सीधा हो गया। इसके साथ ही उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो उसकी लैंड क्रूजर थी जो पूरी तरह नहर के पानी में नहीं डूब सकी थी। खामिस को यह समझने में देर नहीं लगी कि जरियाब और उसके साथी बस को छोड़कर लैंड क्रूजर पर इसी तरफ आए थे। यहां पहुंचकर लैंड क्रूजर में या तो पेट्रोल खत्म हो गया था या किसी और वजह से उन्होंने लैंड क्रूजर को नहर में धकेल दिया था और पैदल ही किसी तरफ निकल गए थे। खामिस ने सीधे होकर चारों तरफ देखा, फिर घोड़े को खोलकर नहर के पुल पर ले आया। घोड़े पर सवार होकर एक बार फिर चारों तरफ देखा और फिर घोड़े को दरवेशपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर सरपट दौड़ा दिया। खामिस जब दरवेशपुर के नवा में पहुंचा तो अंधेरा फैल चुका था। सामने तकरीबन 1 मील दूर शहर की झिलमिलाती हुई रोशनियां दिखाई दे रही थीं। वो सीधा शहर जाने के बजाय तकरीबन निस मील आगे एक नवाही बस्ती कुतुबाबाद की तरफ मुड़ गया। कुतुबाबाद में दाखिल होने के बाद खामिस मुख्तलिफ रास्तों पर घूमता हुआ नहर की तरफ निकल आया। यूं तो पूरे इलाके में रौनक थी, लेकिन नहर के साथ वाला इलाका ज्यादा बारौनक था। तमाम रेस्टोरेंट आबाद थे। हर रेस्टोरेंट के सामने नहर के किनारे खूबसूरत लॉन बना हुआ था जहां मेज और कुर्सियां बिछी हुई थीं और लोग खुली फजा में बैठे नाव नोश से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। तमाम तफरीगाहें भी पूरी तरह आबाद थीं। बरक़ी कुमकुमे चकमगा रहे थे और बच्चे शोर मचाते हुए एक दूसरे के पीछे भागते फिर रहे थे। खामिस एक रेस्टोरेंट के करीब से होता हुआ नहर की पुलिया पर आ गया। नहर पर इस तरह की लातादाद पुलियां बनाई गई थीं। उन पुलियों और नहर के दोनों किनारों पर बरक़ी कुमकुमे चकमगा रहे थे। नहर के पानी में उनके अक्स इस तरह झिलमिला रहे थे जैसे आसमान के लातादाद सितारे नहर में उतर आए हों। कोई और होता तो इस खूबसूरत मंजर से लुत्फानंदोज होने के लिए कुछ देर पुलिया पर जरूर रुकता, लेकिन वो खामिस था, हर किस्म के जज्बात से आरी। उसमें जमालियाती हुस्न नाम को नहीं था। हसीन सूरतें और दिलफरेब मनासिर उस पर असरअंदाज नहीं होते थे। पुलिया पार करने के बाद खामिस ने घोड़े को नहर के किनारे के साथ दाएं तरफ मोड़ दिया। नहर के ढलवां किनारे पर खुशनुमा फूलों के पौधे थे। इसके साथ ही तकरीबन 30 फुट चौड़ी पुख्ता सड़क थी और उस सड़क के साथ साथ बंगले थे। हर बंगले के सामने खूबसूरत लॉन थे। सड़क से बंगलों के गेटों तक पुख्ता सड़कें बनी हुई थीं। खामिस ने घोड़ा एक तरफ मोड़ दिया। लॉन के इख्तिताम पर भी बंगलों के सामने 20 फुट चौड़ा पुख्ता रास्ता था। 1-2 बंगलों के सामने कारें भी खड़ी थीं, लेकिन खामिस ने जिस बंगले के सामने घोड़ा रोका था उसके सामने कोई कार नहीं थी। खामिस घोड़े से उतर आया। उसने इधर उधर देखा और बंगले की कॉल बेल का बटन दबा दिया। खामिस जब उस बस्ती से मुखिया का घोड़ा लेकर दरवेशपुर के लिए रवाना हुआ था तो उसके चेहरे पर बड़ी मायूसी थी। वो रास्ते भर ये सोचता आया था कि गोपांग भी उसके काम न आया तो वो कहां जाएगा, उसे कहां पनाह मिलेगी। रखेल शाह तो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। इस मायूसी में उसके सोचने समझने की सलाहियतें सल्ब होकर रह गई थीं। वैसे हकीकत यह थी कि उसने आज तक अपने बारे में कभी सोचा भी नहीं था। उसकी सोचें सिर्फ रखेल शाह के मफादात के लिए थीं। वो हुक्म का गुलाम था, वही करता जो उसे कहा जाता। वो इंसान था ही कब, वो तो रोबोट था जिसका रिमोट कंट्रोल रखेल शाह के हाथ में था। और रखेल शाह वो आदमी था जो बेकार हो जाने वाली चीजों को तोड़ दिया करता था। खामिस अब उसके लिए बेकार हो गया था। वो उसे भी खत्म कर देगा और खामिस को अपने बचाव का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। जिंदगी में पहली बार उसने अपने बारे में सोचना चाहा तो उसने अपने लिए सोचों के तमाम रास्ते बंद पाए थे। उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया था, गोपांग, और वो इसी उम्मीद पर दरवेशपुर आया था। लेकिन नहर में डूबी हुई अपनी लैंड क्रूजर देखकर उसके जहन पर छाई हुई मायूसी किसी हद तक छट गई थी। जरियाब और उसके साथियों ने गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाने पर या किसी और वजह से उसे नहर में धकेल दिया था और पैदल ही किसी तरफ गए थे। खामिस को घटाटोप अंधेरे में रोशनी की हल्की सी किरण नजर आ गई थी। नहर में लैंड क्रूजर को देखकर उसे यकीन हो गया था कि जरियाब और उसके साथी करीब व जवारी में कहीं मौजूद थे। दरवेशपुर कुतुबाबाद काश्तकारों की वो बस्ती जो इस नहर के पुल से तकरीबन 2 मील जुनूब में वाक़ थी, जहां लैंड क्रूजर नहर में फेंकी गई थी। खामिस को यकीन था कि वो इन्हीं तीनों में से किसी एक जगह रूपोश थे और उसके ख्याल में उन्हें तलाश करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। 2 मिनट इंतजार करने के बाद उसने दोबारा घंटी का बटन दबा दिया। इस मर्तबा उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा था। सिर्फ 1 मिनट बाद गेट खुल गया। वो एक उधेड़ उम्र आदमी था, लेकिन कवा मजबूत नजर आ रहे थे। उसने धोती बांध रखी थी। चेकदार कपड़े का लंबा कुर्ता
और सर पर मुख्तसर सी पगड़ी थी। वो अगरचे क्लीन शेव था, लेकिन लगता था जैसे 2 दिन से शेव ना किया हो। उसकी आंखें नीली थीं, जो अजीब सी लग रही थीं। खामिस तुम? वो उसे देखते ही बोला। गोपांग साहब ने आज दोपहर ही को पूछा था कि तुम्हारी तरफ से कोई इत्तला तो नहीं आई? कहाँ गायब थे तुम? गोपांग कहाँ है? खामिस ने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा। वो बड़े साहब के बंगले पर है, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई है, वो बहुत परेशान है, उस आदमी ने कहा। ये घोड़ा पीछे ले जाकर बांध दो, मैं गोपांग से बात कर लेता हूं। खामिस ने कहते हुए घोड़े की लगाम उसके हाथ में थमा दी और गेट में दाखिल हो गया। गोपांग अगरचे रखेल शाह का असिस्टेंट था और सभी लोग उससे डरते थे। वो भी बददियांती, बेईमानी, जागीर के लोगों पर जुल्म और सितम और लूटमार में रखेल शाह से कम नहीं था। लेकिन खामिस उससे नहीं डरता था, वो हमेशा उसका नाम लेकर पुकारता था। गोपांग उसकी बाज कमजोरियों से वाकिफ था और उसे कंट्रोल करना जानता था। लेकिन हकीकत यह थी कि बाज औकात वो भी खामिस से खौफ महसूस करने लगता था। कभी ऐसा होता कि खामिस जब बेकाबू होने लगता तो गोपांग उसे रखेल शाह के नाम की धमकी दे डालता। रखेल शाह के नाम में कुछ ऐसी तासीर थी कि खामिस का सारा जोश व गुस्सा उसका नाम सुनते ही झाग की तरफ बैठ जाता। गोपांग के बीवी बच्चे कोलाची में थे। वो महीने में 1 आध चक्कर लगा लिया करता था। यहाँ यह खूबसूरत बंगला उसने तकरीबन 1 साल पहले खरीदा था। यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद थी। कामकाज और खाने पकाने के लिए हातिम नामी ये मुलाजिम मौजूद था। खामिस ड्राइंग रूम में आकर कालीन पर ढेर हो गया। हालांकि खूबसूरत और आरामदेह सोफे भी मौजूद थे, लेकिन वो कभी सोफे पर नहीं बैठता था। घर में होता तो कालीन पर और कहीं बाहर होता तो खुरदरी जमीन पर बैठते और लेटने को तरजीह देता। नर्म व गुदास बिस्तर के बजाय उसे खुरदरी और सख्त जमीन पर लेटकर ज्यादा आराम मिलता था। वो अब भी बेहद थकन महसूस कर रहा था। न जाने क्या बात थी कि आज ये थकन उसके आसाब पर भी तारी हो गई थी। चंद मिनट बाद हातिम पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और खामिस को कालीन पर लेटा हुआ देखकर दरवाजे ही में रुक गया। उसे किसी गड़बड़ का अंदाजा लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। पिछले 8-10 रोज से गोपांग भी परेशान था और अब खामिस भी कुछ बुझा बुझा सा नजर आ रहा था। वो इस तरह कभी नहीं लेटता था। वो इस तरह बैठा करता था कि दोनों टांगे आगे को फैली होती और दोनों हाथों की हथेलियां जमीन पर टिकी होती। लेकिन वो आज आते ही ढेर हो गया था। उसके चेहरे पर थकन के आसार भी नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। क्या बात है खामिस, तुम बहुत उदास और परेशान नजर आ रहे हो। हातिम ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। पानी पिलाओ, खामिस ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए कहा। हातिम बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने पानी से भरा हुआ एक जग और गिलास उसके करीब पड़ी हुई टेबल पर रख दिया। खामिस एक झटके से उठ गया। उसने गिलास को नजरअंदाज करते हुए जग उठाकर होंठों से लगा लिया। उसने जग उस वक्त मुंह से हटाया जब उसका आधा पानी खत्म हो चुका था। उसने लंबा सांस लिया और जग को दोबारा होंठों से लगा लिया। इस मर्तबा जग उस वक्त होंठों से हटा जब वो बिल्कुल खाली हो गया। न जाने क्या बात थी कि आज उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी। खाना खाओगे खामिस? हातिम ने आगे बढ़कर उसके हाथ से जग लेते हुए पूछा। खाना? हाँ ले आओ, बहुत भूख लग रही है, खामिस ने जवाब दिया और दोबारा लेटने के बजाय उस मखसूस अंदाज में बैठ गया कि हाथों की हथेलियां कालीन पर टिकी हुई थीं और पैर सामने को फैले हुए थे। जिस्म का सारा बोझ उसके हाथों पर था। तकरीबन 15 मिनट बाद हातिम खाना ले आया। उसने खाना मेज पर रखने के बजाय कालीन पर ही दस्तरखान बिछाकर रख दिया। खामिस सीधा होकर बैठ गया और इस तरह खाने पर टूट पड़ा जैसे कई वक्तों का भूखा हो। हातिम उसकी खुराक से वाकिफ था और उसी हिसाब से खाना लेकर आया था। 4 सेहतमंद आदमी शिकमसेर होकर खाते तो फिर भी थोड़ा बहुत खाना बच जाता, लेकिन खामिस पूरा खाना चट कर गया। उसने प्लेटें भी उंगलियों से चाटकर इस तरह साफ कर दी थी कि उन्हें धोने की जरूरत बाकी नहीं रही थी। हातिम बर्तन उठाकर ले गया। उसने पानी का एक और जग भरकर टेबल पर रख दिया था। खामिस ने खाना खाने के बाद इधर उधर देखा, फिर स्टैंड पर रखा हुआ टेलीफोन उठाकर अपने करीब रख लिया। वो रिसीवर उठाकर नंबर मिलाना ही चाहता था कि एक और ख्याल उसके जहन में आया और उसने रिसीवर रख दिया। गोपांग रखेल शाह के बंगले पर था। अगर कॉल रखेल शाह ने रिसीव कर ली या उसे पता चल गया कि गोपांग को फोन करने वाला खामिस है, तो वो समझ जाएगा कि खामिस नाकाम लौटा है। इस तरह बात कुछ और उलझ जाएगी। यही सोचकर उसने रिसीवर रख दिया
और एक बार फिर कालीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक बार फिर परेशानी के तासुरात उभर आए थे। कुछ थकन और कुछ खाने का खुमार था कि लेटने के थोड़ी ही देर बाद उसकी आंखें बंद हो गई और वो नींद की आगोश में पहुंच गया। हालांकि ये वही खामिस था जिसे सुंदस महल का आसेब कहा जाता था और उसे हमेशा जागते हुए और चाको चौबंद देखा गया था। पसलियों पर पड़ने वाली जोरदार ठोकर से खामिस की आंख खुल गई। वो गड़बड़ाकर उठ गया और इधर उधर देखने लगा। उसके दिमाग पर नींद का खुमार तारी था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ठोकर किसने मारी थी और उसकी आंख फिर क्यों खुली थी। उसने गर्दन घुमाकर दाएं तरफ देखा। उससे चंद कदम के फासले पर गोपांग खड़ा था। उसके हाथ में चमड़े का हंटर था और चेहरा गैज़ो गज़ब की आमाज का बना हुआ था। मुझे ठोकर किसने मारी थी? तुम्हारे अलावा और कौन है यहां? खामिस कहते हुए इधर उधर देखने लगा। मैंने मारी थी ठोकर। तुम हो ही इस काबिल के। तुमने मुझे ठोकर मारी थी पिद्दे? खामिस ने किसी नाराज बच्चे की तरह चीखते हुए उसकी बात काट दी। उसका चेहरा गुस्से से एकदम सुर्ख हो गया था। हाँ, मैंने मारी थी ठोकर। गोपांग खुर्राया। तुम आराम से यहां सो रहे हो और जानते हो तुम्हारी वजह से क्या क़यामत मची हुई है। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे ठोकर मारने की? खामिस बिल्ले की तरह हुर्राता हुआ एक झटके से उठ गया। उसके दिमाग पर नींद का खुमार काफूर हो गया था। मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, तुम्हारे जिस्म का जोड़ जोड़ हिला दूंगा, नमक हराम, गोपांग ने कहते हुए हंटर चला दिया। शराब की आवाज से हंटर खामिस के जिस्म पर लगा। वो सिसक कर रह गया। गोपांग ने जैसे ही दूसरा वार किया, खामिस ने हंटर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ जोरदार झटका दिया। गोपांग अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सका और लड़खड़ाता हुआ खामिस के कदमों पर ढेर हो गया। खामिस ने उसे जोरदार ठोकर मारी। गोपांग बिलबिलाकर पीछे लुढ़क गया। उसने उठने की कोशिश की। इस दौरान खामिस ने एक और ठोकर मार दी। गोपांग सोफे पर गिरा और सोफे समेत पीछे उलट गया। उसने उठने में ज्यादा देर नहीं लगाई थी। खामिस को अपनी तरफ बढ़ता देखकर गोपांग ने भी बड़ी फुर्ती से जेब से पिस्तौल निकाल लिया। रुक जा खामिस, वरना गोली मार दूंगा, वो चीखा। तुमने मुझे ठोकर क्यों मारी थी और हंटर से हमला क्यों किया था? मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। खामिस बदस्तूर आगे बढ़ रहा था। खामिस रुक जाओ, मैं गोली चला दूंगा। गोपांग उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। तुम नहीं जानते तुम्हारी वजह से रखेल शाह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। रखेल शाह का नाम सुनते ही खामिस के बढ़ते हुए कदम रुक गए। वो अजीब सी नजरों से गोपांग को देखने लगा। रखेल शाह को पता चल गया है कि तुम यहां मौजूद हो। उसने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें शूट कर दिया जाए, लेकिन मैं तो तुम्हें सिर्फ इतनी सजा देना चाहता था जिससे तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके और तुम अपनी गलती की तलाफी कर सको। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं खामिस। मैं तुम्हें रखेल शाह के गजब से बचाना चाहता हूं। तुम रखेल शाह को अच्छी तरह जानते हो। वो अपने किसी ऐसे आदमी को जिंदा नहीं छोड़ता जो तुम्हारी तरह गलतियां करता चला जाए, गोपांग ने कहा। वो खामिस पर पिस्तौल ताने बदस्तूर पीछे हटता चला जा रहा था। मुझसे क्या गलती हुई है? खामिस चीखा। तुम भी जानते हो वो औरत कितनी खतरनाक है और उस हवेली के बाहर भी उसके हिमायती मौजूद थे। अगर वो उनकी मदद से भाग गई है तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी। अगर उसके भाग जाने में मैं कसूरवार हूं तो तुम भी मेरे इस जुर्म में बराबर के शरीक हो। रखेल शाह ने जो सजा मेरे लिए तजवीज की है वही सजा तुम्हें भी मिलनी चाहिए। मैं वो बात नहीं कर रहा, गोपांग ने कहा। आज सुबह जो कुछ हुआ वो तुम भी जानते हो। तुम जरियाब से पिटने के बाद भाग गए थे, लेकिन बदरी और उसका साथी उन लोगों के हाथ लग गए जिन्हें बस के मुसाफिरों ने शाहपुर कस्बे की पुलिस के हवाले कर दिया और उन सब ने मुश्तरका तौर पर यह बयान दिया कि तुम लोग बस से किसी औरत को असला के जोर पर अगवा करना चाहते थे और बदरी बस की मुसाफिर औरतों के सरों से चादरें खींच रहा था। और तुम ये जानते हो कि कितना बड़ा जुर्म है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बदरी जैसे आदमियों को साथ लेकर मत जाओ। वो भरोसे का आदमी नहीं है। क्या रखेल शाह इतना बेबस हो गया है कि कानून से डरने लगा है? बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर उसके सामने नजरें झुकाकर खड़े होते हैं। कानून उसका क्या बिगाड़ सकता है? खामिस ने घूरते हुए कहा। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है, गोपांग ने कहा। अगर राशि और बददियानत पुलिस ऑफिसर रखेल शाह के सामने नजरें झुकाकर खड़े होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि कानून उसका गुलाम बन गया है। तुम जानते हो कि बदरी ने पुलिस को जो बयान दिया है उससे रखेल शाह के लिए कितने मसाइल खड़े हो गए हैं। क्या बयान दिया है बदरी ने? खामिस बोला। अगर उसने रखेल शाह के खिलाफ कोई बात की है तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा।
शायद अब तुम ऐसा ना कर सको, इसलिए कि वो पुलिस की तहवील में है, गोपांग ने कहा। उसने क्या बयान दिया है? खामिस ने पूछा। उसने कहा है कि यह सब कुछ रखेल शाह के कहने पर हुआ है और यह कि तुम उन दोनों के साथ थे। तुम लोगों ने बस्तियों में और सड़कों पर बसें और प्राइवेट गाड़ियां रोककर जो कुछ भी किया वो सब उन्होंने पुलिस के सामने बक दिया है। बात बदरी या किसी और पर नहीं, रखेल शाह पर आ रही है। रखेल शाह इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल से दो चार है, उसके पेश नज़र तुम समझ सकते हो कि यह बात रखेल शाह को कितनी नुकसान पहुंचा सकती है। मैं तो जरियाब को तलाश कर रहा था, उसे हर कीमत पर पकड़ना चाहता था, खामिस ने जवाब दिया। वो वाकई कुछ परेशान हो गया था। तो क्या पकड़ लिया उसे? कहाँ है वो? गोपांग का लहजा किसी कदर सख्त हो गया। खामिस को पसपाई इख्तियार करता देखकर उसका हौसला किसी कदर बढ़ गया था। उसने पिस्तौल जेब में डाल लिया और सोफे के पीछे से 90 तुले कदम उठाता हुआ खामिस के करीब पहुंच गया और बड़े मोहतात अंदाज में उसके हाथ से हंटर ले लिया। वो आसपास ही कहीं मौजूद है, खामिस ने धीमे लहजे में जवाब दिया। आसपास ही मौजूद है? मैं समझा नहीं। गोपांग ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। मेरा मतलब है दरवेशपुर या कुतबाबाद में या फिर आदमपुर में, खामिस ने जवाब दिया। ओह, गोपांग के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। तुम जानते हो कि दरवेशपुर और आदमपुर के दरमियान 13 मील का फासला है और आदमपुर का तकरीबन उतना ही फासला कुतबाबाद से है और कुतबाबाद से दरवेशपुर का फासला भी तुम जानते हो। इस तरह तवील फासलों पर मुश्तमिल ये एक तिकोन बन गई है। दरवेशपुर की आबादी 2 लाख से कम नहीं है और 20-25 हजार की आबादी तो कुतबाबाद की भी होगी। अगर वो लोग कुतबाबाद या दरवेशपुर पहुंच गए हैं तो क्या तुम्हारे ख्याल में उन्हें तलाश करना आसान होगा? वैसे तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो लोग इस तिकोन में कहीं मौजूद होंगे? वो लोग दरवेशपुर की तरफ आने का खतरा मोल क्यों लेने लगे? किसी और तरफ भी तो जा सकते हैं। मैंने माची नहर के पुल के करीब वो लैंड क्रूजर देखी थी जो उन्होंने पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से या किसी और बिना पर नहर में धकेल दी थी, खामिस ने जवाब दिया। कैसी लैंड क्रूजर? तुम्हारा मतलब है कि? गोपांग खामोश होकर उसे घूरने लगा। हाँ, हमारी लैंड क्रूजर, खामिस ने कहा। हमने जरियाब और उसके साथियों को पकड़ लिया था, लेकिन फिर अचानक ही बस के तमाम मुसाफिरों ने हम पर हमला कर दिया। मुझे वहां से भागना पड़ा। मुझे शुबा है कि जरियाब और उसके साथी दोबारा बस में बैठने के बजाय हमारी लैंड क्रूजर पर उसी तरफ आए थे जिसे बिलाखिर उन्होंने नहर में धकेल दिया। वैसे मुझे शुबा है कि वो लोग कुतबाबाद या दरवेशपुर नहीं आए होंगे। आदमपुर वहां से ज्यादा करीब है। वो लोग उसी तरफ निकल गए होंगे। इसका मतलब है कि अब तुम अपने दिमाग से भी कुछ सोचने लगे हो। गोपांग के होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ करो खामिस, कुछ करो, वो उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। तुम नहीं जानते कि रखेल शाह तुमसे कितना नाराज है। उसके ख्याल में ये सारी गड़बड़ तुम्हारी वजह से हुई है। तुम उसके ज्यादा करीब रहे हो और उसे मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हो। वो ऐसे किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसकी वजह से उसे कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। तुम खुद उसके कहने पर कितने आदमियों को गर्दनें मरोड़ चुके हो। इसीलिए कहता हूं कि कुछ करो। अगर तुम किसी तरह जरियाब को तलाश करके उसके सामने पेश कर दो तो तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ हो जाएंगे और तुम एक बार फिर रखेल शाह की आंख का तारा बन जाओगे। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, जरियाब कहां हो सकती है? आदमपुर में, खामिस ने जवाब दिया। वो छोटी बस्ती है। उन्होंने सोचा होगा कि इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। उस तरफ आने वाले रास्ते पर लैंड क्रूजर नहर में इसलिए फेंकी गई होगी कि अगर लैंड क्रूजर नजरों में आ जाए तो हम धोखा खा जाएंगे और उस छोटी सी बस्ती को नजरअंदाज करके उन्हें दरवेशपुर की गुंजान आबादियों और कुतबाबाद में ढूंढते फिरें। गुड। गोपांग के होंठों पर खुफिया सी मुस्कुराहट आ गई। मैं तो तुम्हें एक ऐसा रोबोट समझता था जो सिर्फ रखेल शाह के इशारों पर चलता है, लेकिन तुम तो बहुत ज़हीन निकले। आदमपुर तकरीबन 1500 नफूस पर मुश्तमिल है और वो जागीर की हुदूद में शामिल नहीं है। मुझे जरा सोचने दो। जरियाब वहां किसके पास जा सकती है? उस बस्ती का कौन सा ऐसा घर है जो उसे पनाह दे सकता है? वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर अचानक ही उसकी आंखों में चमक उभर आई। बंजान को जानते हो? वो सवालिया निगाहों से खामिस को देखने लगा। बंजान कौन? वही बूढ़ा जो रखेल शाह के दफ्तर में काम करता है, खामिस बोला। हाँ वही, गोपांग ने जवाब दिया। मुझे याद है पिछले साल वो बीमार हुआ था
तो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आदमपुर गया था, जहां उसका कोई रिश्तेदार रहता है। उसकी कुछ अराजी है और लीची का बाग है। वो लीची का सीजन था। जागीर के बागों की लीची अभी नहीं आई थी, मगर बंजान आदमपुर से हमारे लिए लीची की 2 पेटियां लाया था। लेकिन जरियाब को उससे क्या ताल्लुक हो सकता है? खामिस ने पूछा। जरियाब के साथ एक औरत और एक मर्द भी है। जरियाब का न सही हो सकता है कि उन दोनों में से किसी का ताल्लुक हो और उन्हें वहां पनाह मिल गई हो, गोपांग ने कहा। हाँ, ये हो सकता है। खामिस ने इस बात में सर हिलाया। तो ठीक है, गोपांग ने कहा, मेरे साथ आओ। पहले हम बंजान से ये मालूम कर लें कि आदमपुर में उसके रिश्तेदार कौन है, ताकि उस तक पहुंचने में आसानी रहे। बंजान तो दरवेशपुर में है, खामिस ने कहा। हाँ, हम वहीं चल रहे हैं, गोपांग ने जवाब दिया। और तुम एक बात याद रखना, तुम अपने दिमाग पर काबू रखोगे। गर्म दिमागी बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि वो बस्ती हमारी जागीर में शामिल नहीं है। खामिस जवाब देने के बजाय खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। गोपांग ने हातिम को बुलाकर सोफे वगैरह दुरुस्त करने को कहा और खामिस के साथ बाहर निकल गया। जरियाब के ख्याल में खामिस वाकई आसेब था या कोई बदरू। ये लोग कितनी राजदारी से छुपते छुपाते आदमपुर नामी इस छोटी सी बस्ती में आए थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचे हुए चंद घंटे भी नहीं हुए थे। थकन भी पूरी तरह नहीं उतरी थी कि वो भी उनकी तलाश में यहां पहुंच गया था। रात के पिछले पहर इस तरह जगाए जाने से वो तीनों बुरी तरह बदहवास हो गई थी, लेकिन सूरत हाल की नजाकत का एहसास होते ही उन्होंने अपने हवास पर काबू पाने में ज्यादा देर नहीं लगाई थी। तीनों सूटकेस और पोटली उठाकर कमरे से बाहर निकली तो नामदार पहले ही से गोया भागने को तैयार खड़ा था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर खुशनुमा के हाथ से पोटली ले ली। जरियाब से सूटकेस रसमख ने ले लिया था। इस तरफ, मेरे पीछे आओ, जल्दी, नामदार मकान के पिछली तरफ तकरीबन दौड़ते हुए बोला। वो चारों मकान की पिछली तरफ आ गए। चंद गज आगे पिछली 4 दीवारी में एक छोटा दरवाजा था। नामदार ने कुंडा खींचकर दरवाजा खोल दिया और सब तेजी से बाहर निकल गए। उस तरफ कुछ दूर तक खुली जगह थी और उससे आगे खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता था। फजा गुलाब की खुशबू से महकी हुई थी। नामदार तकरीबन दौड़ते हुए रजमक को बता रहा था कि उस तरफ गुलाब के पौधों के खेत हैं। कुतुबाबाद और दरवेशपुर में फूलों की बड़ी मांग थी। कुर्ब जवार के बाद जमींदारों की तरह नामदार ने भी 3-4 खेतों में गुलाब लगा रखे थे, जिनसे उसे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। जरा एहतियात से आइएगा आप लोग, ये गुलाब के पौधे हैं, कहीं कांटों में ना उलझ जाएं। नामदार खेतों के दरमियान पगडंडी पर चलते हुए बोला। पगडंडी बहुत तंग सी थी। दोनों तरफ से पौधों की शाखें फैली हुई थीं, जिनकी वजह से उनके कपड़े बार बार कांटेदार शाखों में उलझ रहे थे। नामदार सबसे आगे था, उसके पीछे कुंदन, खुशनुमा, जरिया और सबसे आखिर में रसमक था, जो बार बार पीछे मुड़कर भी देख रहा था। तारीकी में आगे बढ़ने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। बार बार ठोकरें लग रही थीं। गुलाब के खेतों से निकलकर वो दूसरे खेतों में पहुंच गए और फिर दफतन वो ठिठक कर रुक गए। फायरिंग की आवाज सुनकर उन सब के दिल उछलकर हलक में आ गए थे। रजमख ने पीछे मुड़कर देखा। आवाज से तो यूं लगा था जैसे फायरिंग उनके बहुत करीब से की गई हो, लेकिन हकीकत यह थी कि फायरिंग वहां से तकरीबन 400 गज दूर गांव में हो रही थी। हवा का रुख होने की वजह से आवाज बिल्कुल करीब से आती महसूस हुई थी। गांव की तरफ आसमान पर शोले लपकते हुए नजर आ रहे थे। गालिबन खामिस और उसके साथी गांव के लोगों को हरासा करने के लिए हवाई फायरिंग कर रहे थे, लेकिन जरियाब और रजमक वगैरह जानते थे कि वो गांव वालों से उनका पता मालूम करने के लिए उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाएंगे। वो लोग मकान से तकरीबन निस्फ मील दूर पहुंच चुके थे। नामदार एक जगह आकर रुक गया। आगे एक बहुत बड़ा टीला था, जिस पर खुदरो झाड़ियों और दरख्तों की बहुतात थी। इससे आगे अब तुम लोगों को खुद ही जाना पड़ेगा, नामदार ने रजमक की तरफ देखते हुए कहा। इस वक्त मेरा गांव पहुंचना बहुत जरूरी है। गांव में सिर्फ 1-2 आदमियों को यहां तुम्हारी मौजूदगी का इल्म है। मुमकिन है वो लोग जबान न खोलें, लेकिन खामिस और उसके आदमी पूरे गांव वालों का जुल्म का निशाना बनाएंगे। इस टीले से तकरीबन 200 गज आगे एक वीरान डेरा है। उससे 50 कदम बाएं तरफ एक बाउली है। मेरा ख्याल है तुम लोग वहां महफूज रहोगे। मैं सुबह दिन चढ़ने से पहले तुम लोगों के पास आने की कोशिश करूंगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर कुंदन की तरफ देखते हुए बोला, माफ करना आकाजादी, मैं आप लोगों की खिदमत नहीं कर सका, लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त जरूर आएगा जब ये जालिम अपने अंजाम को पहुंचेंगे और आपको अपना हक मिल जाएगा। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है नामदार, कुंदन ने कहा।
ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ شرمندہ مت کیجیے، نامدار بولا۔ اچھا اب تم جاؤ اور اپنے گاؤں والوں کی خبر لو، کندن نے کہا۔ نامدار نے پوٹلی زریاب کے ہاتھ میں تھما دی اور انہیں خدا حافظ کہہ کر واپس مڑ گیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کھیتوں میں جا رہا تھا۔ رزمق وغیرہ چند لمحے وہاں کھڑے رہے، پھر ایک پگ ڈنڈی پر ہوتے ہوئے ٹیلے پر چڑھنے لگے۔ ٹیلے پر بڑی دبیز گھاس تھی۔ وہ ٹیلے پر پہنچ کر رک گئے۔ کندن کا سانس پھول گیا تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے مڑ کر دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ رزمق، زریاب اور خوشنما بھی اس کی چیخ سن کر مڑے۔ دوسرے ہی لمحے ان کے چہرے بھی دھواں ہو گئے۔ گاؤں میں ایک جگہ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ زریاب کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ان لوگوں کو گاؤں میں نہ پا کر خامس اور اس کے ساتھیوں نے بستی کے کسی گھر کو آگ لگا دی تھی۔ فاصلہ اگرچہ بہت زیادہ تھا، لیکن فائرنگ اور لوگوں کی چیخ و پکار کی آوازیں وہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ خدا غارت کرے ان لوگوں کو، کندن نے دانت کچکچائے۔ انسانیت تو ان لوگوں کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ انسان ہوتے تو ان کا انسانیت سے کوئی تعلق ہوتا۔ یہ تو بھیڑیے ہیں، خونی بھیڑیے، رزمق نے کہا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پھر بولا، چلو ٹیلے کے دوسری طرف چلو، زیادہ دیر یہاں کھڑا رہنا مناسب نہیں ہے۔ وہ لوگ ٹیلے پر گنجان جھاڑیوں اور درختوں میں چلنے لگے۔ زریاب اور کندن بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھیں۔ گاؤں میں آگ کے شعلے پھیلتے اور بلند ہوتے جا رہے تھے۔ کندن کی ٹانگ کا زخم ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ صبح انہیں اچھا خاصا چلنا پڑا تھا اور اس وقت بھی بھاگ دوڑ کے باعث وہ زخم میں تکلیف محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی ٹانگ میں ہلکی سی لنگڑاہٹ آ گئی تھی۔ زریاب نے اس کی تکلیف کو بھانپ لیا اور کندن کو سہارا دے کر چلنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ٹیلے کے دوسری طرف ڈھلان پر اتر رہے تھے۔ نامدار نے بتایا تھا کہ ٹیلے سے تقریباً 200 گز آگے ویران ڈیرا ملے گا، لیکن اس ڈیرے تک پہنچنے کے لیے 400 گز کا فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ وہ 3 کمروں کا ایک مختصر سا مکان تھا، جس کے آگے کشادہ صحن بھی تھا۔ مکان کے سامنے آثار اب بھی موجود تھے، جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں ٹنگر باندھے جاتے تھے۔ مکان بھی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ وہاں ٹھہرا جا سکے۔ وہ لوگ کچھ دیر تک شکستہ مکان کے سامنے درختوں کے نیچے کھڑے رہے۔ رزمق ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے باؤلی اس طرف ہونی چاہیے، آؤ میرے ساتھ آؤ تم لوگ۔ کندن وغیرہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ تاریکی میں انہیں بار بار ٹھوکریں لگ رہی تھیں۔ رزمق کے پاس اگرچہ زریاب والی پینسل ٹارچ موجود تھی، لیکن وہ ٹارچ روشن کر کے کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ انہیں محتاط ہو کر چلنے کی ہدایت کرتا ہوا ان کے آگے چلتا رہا۔ باؤلی تلاش کرنے میں انہیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہ بھی دراصل ایک سرسبز ٹیلا تھا، جس کے نیچے کھدائی کر کے ایک سرنگ سی بنائی گئی تھی۔ رزمق کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہاں باؤلی کیوں بنائی گئی تھی۔ ٹیلے کے سامنے ایسے آثار موجود تھے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ کسی زمانے میں یہاں سے ایک بڑی نہر گزرتی تھی۔ تقریباً 200 سال یا اس سے بھی پہلے یہ علاقہ کسی بڑے زمیندار یا جاگیردار کی ملکیت رہا ہوگا۔ نہر کے کنارے ٹیلے کے نیچے یہ باؤلی اس نے اپنے آرام کے لیے بنوائی ہوگی۔ پرانے زمانے میں بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار اپنے اپنے علاقے میں دریا یا نہر کے قریب اسی قسم کی باؤلیاں بنایا کرتے تھے۔ دریا یا نہر کا پانی باؤلی کے قریب سے اس طرح گزارا جاتا کہ اندر داخل ہونے والی ہوا ٹھنڈی ہو کر آتی۔ یہ لوگ اپنی دوپہر انہی باؤلیوں میں گزارا کرتے تھے۔ بعض زمینداروں اور جاگیرداروں نے تو ان باؤلیوں میں عیش و عشرت کا سامان اکٹھا کر رکھا ہوتا۔ اس باؤلی کے اندر پانی کی گزرگاہ پختہ اینٹوں کی تھی، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اینٹیں جگہ جگہ سے اکھڑ چکی تھیں۔ پانی کی گزرگاہ کے دونوں طرف کشادہ جگہ تھی، کئی آدمی بیک وقت آرام کر سکتے تھے۔ بائیں طرف ایک اور چھوٹی سی سرنگ تھی، جس میں دیوار پر تقریباً 5 فٹ اوپر اندر کی طرف ایک کارنر سی بنی ہوئی تھی۔ رزمق نے باؤلی میں داخل ہوتے ہی پینسل ٹارچ روشن کر لی۔ اس کی روشنی باؤلی کا جائزہ لینے کے لیے کافی تھی۔ سامنے اس سرنگ کا دوسرا دہانہ تھا۔ باؤلی کی چھت محرابی شکل میں تھی اور اگرچہ پختہ اینٹوں کی چنائی تھی، لیکن چھت اور دیواروں کی اینٹیں بھی جگہ جگہ سے اکھڑ چکی تھیں۔ سرنگ کا آخری حصہ تھوڑا سا دب چکا تھا، جس سے دوسری طرف کا راستہ تنگ ہو گیا تھا، لیکن تازہ ہوا کی آمد و رفت جاری تھی۔ باؤلی کے اندر کی ہوا باہر کی ہوا سے نسبتاً ٹھنڈی تھی۔ رزمق نے سوٹ کیس ایک جگہ رکھ دیا۔ زریاب نے بھی پوٹلی فرش پر پٹک دی اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ خوشنما اور کندن بھی اس کے قریب بیٹھ چکی تھیں۔ رزمق ٹارچ کی روشنی میں آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔
ऐसी जगहों पर जहरीले सांप और बिच्छुओं की मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वो रोशनी में इधर उधर देखता हुआ बगली सुरंग में कॉर्नर्स की तरफ बढ़ गया। फर्श पर कुछ ईंटें पड़ी हुई थीं। उसने चंद ईंटें नीचे ऊपर रखी और उन पर खड़े होकर टॉर्च की रोशनी में कॉर्नर्स का जायजा लेने लगा। दूसरे ही लम्हे उसे नीचे झुक जाना पड़ा। 3-4 चिमगादड़ें चीखती हुई उसकी तरफ लपकी थीं। चिमगादड़ें अब पूरी बाउली में उड़ती फिर रही थीं, मगर उनकी तादाद ज्यादा नहीं थी। चंद सेकंड्स के बाद रज़मक दोबारा ईंटों पर चढ़ गया। ये कॉर्नर्स अंदर की तरफ काफी कुशादा थी। तकरीबन 4 फुट आगे गहरा खड्ड था, जिसमें उतरने के लिए ईंटों की 4 सीढ़ियां थीं। उस खड्ड की दीवार और फर्श भी ईंटों का था। रज़मक नहीं समझ सका था कि इस बाउली के अंदर यह पुख्ता खड्ड क्यों बनाया गया था। रोशनी की वजह से उस कॉर्नर्स के अंदर चंद चिमगादड़ें अब भी इधर उधर चक्कर लगा रही थीं। रज़मक कॉर्नर से नीचे उतर आया और जरिया वगैरह के करीब आकर रोशनी में उनके चेहरों का जायजा लेने लगा। उन तीनों के चेहरे सुते हुए थे। रात के पिछले पहर, सुकून नींद से झंझोड़ कर जगाया जाना और फिर ये भाग दौड़, और सबसे बढ़कर उन इंसान नुमा भेड़ियों का खौफ जो मौत के फरिश्तों की तरह उनके ताक़ुब में लगे हुए थे। अगर वो लोग इस तरफ आ भी गए तो क्या होगा? जरिया ने रज़मक की तरफ देखते हुए कहा। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं जरिया बीबी, रज़मक ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। बचाने वाला मारने वाले से ज्यादा ताकतवर है। हाँ, ये बात तो है, जरिया ने कहा। भैया, खुशनुमा ने कहा, बहुत शिद्दत की प्यास लगी है, हलक में कांटे पड़ रहे हैं। बर्दाश्त करो, रज़मक ने जवाब दिया। इस जगह पानी का कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता। खुशनुमा खामोश हो गई। वो जरियाब के करीब बैठी हुई थी। जरियाब ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। कुंदन भी दीवार से टेक लगाए बैठी लंबे लंबे सांस ले रही थी। रज़मक ने टॉर्च बुझा दी। वो कुछ देर वहां बैठा रहा, फिर उठकर बाउली के दहाने पर आ गया। वो गांव की तरफ देख रहा था। बीच में बुलंद टीला और दरख्तों के झुंड हायल होने की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रज़मक एक जगह टेक लगाकर बैठ गया और इस सूरत हाल के बारे में सोचने लगा, जो हकीकतन बहुत संगीन थी। खामिस मौत के फरिश्ते की तरह उनके पीछे लगा हुआ था। उन्हें यहां आए हुए अभी चंद ही घंटे हुए थे कि वो अपने खूंखार साथियों को लेकर पहुंच गया था। लेकिन एक बात की रज़मक को हैरत जरूर थी कि खामिस को यहां उनकी मौजूदगी का पता कैसे चला था। उसके जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। जब वो नामदार के पास पहुंचे थे तो उस वक्त खेतों में 2-3 आदमी भी काम कर रहे थे। नामदार राजदारी के ख्याल से उन्हें गांव ले जाने के बजाय उस मकान में ले आया था। अपने उन आदमियों को उसने सख्ती से मना कर दिया था कि गांव में किसी को उनके बारे में ना बताया जाए। फिर वो दोपहर और रात का खाना अपने घर से बनवा कर लाया था। मुमकिन है बस्ती के किसी आदमी को उनके बारे में पता चल गया हो कि वो कौन है, लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि खामिस को किस तरह इत्तला दी गई होगी, जबकि खामिस वहां से मीलों दूर था। खामिस तो अपनी जान बचाकर भागा था और उसकी लैंड क्रूजर ये लोग ले आए थे। दफतन रज़मक के जहन में एक और ख्याल उभरा। लैंड क्रूजर उन्होंने नहर में फेंक दी थी। हो सकता है वो पूरी तरह पानी में ना डूबी हो और किसी किसान ने इस तरफ गुजरते हुए देख लिया हो और कुतुबाबाद के थाने को इत्तला कर दी हो और इस तरह लैंड क्रूजर के बारे में इत्तला रखेल शाह तक पहुंच गई हो। इस दौरान खामिस भी किसी न किसी तरह दरवेशपुर पहुंच चुका होगा। उन लोगों को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई होगी कि ये लोग किसी करीबी बस्ती में मौजूद हैं। हो सकता है रखेल शाह या खामिस वगैरह ये भी जानते हों कि आदमपुर में उनका कोई ऐसा हमदर्द मौजूद है जो उन्हें पनाह दे सकता है। हाँ, यकीनन यही बात होगी, इसीलिए खामिस इतनी जल्दी यहां पहुंच गया था। रात की तारीकी छटने लगी थी। अंधेरा रुखसत हो रहा था। दिन का बहुत मध्यम उजाला जाहिर होने लगा था। रज़मक अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने एक जोरदार अंगड़ाई ली और फिर इधर उधर देखने लगा। दरख्तों के झुंड वाले टीले की तरफ देखते हुए वो उछल पड़ा और फिर बड़ी फुर्ती से झाड़ियों की आड़ में हो गया। वो 4 घुड़सवार थे। रज़मक को उनमें एक घुड़सवार पहचानने में दुश्वारी पेश नहीं आई। वो खामिस था। जरिया कुंदन को सहारा देने के लिए तेजी से पीछे मुड़ी। ठीक उसी लम्हे एक और फायर हुआ। जरियाब कुंदन के साथ ही नीचे गिर गई। इस मर्तबा गोली जरियाब के सर से चंद इंच ऊपर से गुजरती हुई दीवार में जा लगी थी। उसी लम्हे रज़मक मुड़कर तेजी से उनके करीब पहुंच गया। उसने सूटकेस जरियाब के हाथ में थमा दिया और कुंदन को पकड़कर अपनी तरफ घसीटने लगा। तुम दरवाजे के अंदर जाओ, जल्दी, रज़मक ने जरियाब से कहा। जरियाब ने उन दोनों की तरफ देखा
और जमीन पर रेंगती हुई बड़ी तेजी से दरवाजे में दाखिल हो गई। 1 सेकंड बाद रजमक भी कुंदन को घसीटता हुआ अंदर आ गया। जरियाब ने बड़ी फुर्ती से भारी दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया। उस लम्हे एक और फायर हुआ। इस मर्तबा गोली दरवाजे में लगी थी और उसमें सुराख करती हुई सामने दीवार में जा लगी। जरियाब हाथ में सूटकेस पकड़े बदहवास नजरों से इधर उधर देख रही थी। पिछली तरफ 2 खिड़कियां थीं और दोनों में लोहे की सलाखें लगी हुई थीं। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसके ख्याल में वो चूहे दान में फंस गए थे। पुलिस वालों को दरवाजा तोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। उसने कुंदन की तरफ देखा। उसकी दाईं टांग से खून बह रहा था। रजमक तेजी से चलता हुआ एक दीवार के करीब पहुंच गया। जरियाब वहशतज़दा सी नजरों से कभी कुंदन और कभी रजमक की तरफ देख रही थी। रजमक शायद उस कमरे में इसलिए आया था कि उसे यहां के किसी खुफिया रास्ते का इल्म था, लेकिन अगर वो बदहवासी में मतलूबा कमरे के बजाय किसी और कमरे में आ गए हैं तो फिर उनका जिंदा बचना मुहाल ही होगा। अगर वो खामिस और पुलिस की गोलियों से बच भी गए तो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। पुलिस ने उसे एक औरत की लाश को दफन करते हुए देख लिया था, जिसे कत्ल किया गया था। वो लाश पुलिस वालों को ये नहीं बता सकेगी कि उसे कत्ल किसने किया। अलबत्ता वहां पर वो खंजर भी मौजूद था, जिस पर अब खामिस के नहीं रजमक की उंगलियों के निशानात थे। इस तरह पुलिस के लिए रजमक को कातिल और उन दोनों को शरीक जुर्म साबित करना मुश्किल नहीं होगा। दफतन वो चौंक गई। बाहर से दरवाजे पर टक्करें मारी जा रही थीं। अगर दरवाजा कमजोर होता तो अब तक टूट चुका होता, लेकिन यह सागवान की लकड़ी का दरवाजा था जो बहुत भारी और बहुत मजबूत था। इतनी आसानी से नहीं टूट सकता था। लेकिन जरियाब को डर इस बात का था कि अगर पुलिस वाले पिछली तरफ आ गए तो खिड़कियों से उन्हें निहायत आसानियों से गोलियों का निशाना बनाया जा सकता था। बाहर से टक्करों के साथ साथ अब खामिस की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। वो चीख चीख कर पुलिस वालों को कह रहा था, और ये कमबख्तों, पिछली तरफ जाओ, वो लोग खिड़की से भाग जाएंगे। जरियाब का दिल उछलकर हलक में आ गया। अब मौत उनसे चंद कदम के फासले पर रह गई थी। अगर पुलिस वाले दूसरी तरफ पहुंच गए तो उन तीनों में से किसी की जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती थी। दरवाजे पर अब भी टक्करें मारी जा रही थीं। जरियाब कुंदन के करीब बैठ गई और उसका हाथ थाम लिया। फिर वो रजमक की तरफ देखने लगी। वो बड़ी तेजी से दीवार के करीब फर्श टटोल रहा था और फिर दफतन कुंदन की आंखों में चमक सी उभर आई। दीवार शक हो रही थी। रजमक तेजी से कुंदन के करीब आ गया। वो उसे कंधे पर उठाकर खला में दाखिल हो गया। अंदर का मैकेनिज्म तलाश करने में उसे 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा था। दीवार का खला आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और फिर दोनों हिस्से आपस में मिल गए। सुरंग में गहरी तारीकी थी। वो दीवार टटोलते हुए आगे बढ़ते रहे। वो हवेली में किसी और सुरंग से दाखिल हुए थे। उन्होंने अपना थैला सुरंग के उस दहाने के करीब छोड़ दिया था जहां से वो अंदर दाखिल हुए थे। उनकी टॉर्चें भी न जाने कहां रह गई थीं और अब तारीकी में चलना मुश्किल हो रहा था। दफतन जरियाब को याद आ गया कि जब वो शहर से रवाना हुई थी तो उसने दूसरी चीजों के अलावा सूटकेस में एक पेंसिल टॉर्च भी रख ली थी। इस ख्याल के आते ही वो फौरन जमीन पर बैठ गई। उसने सूटकेस सामने रख लिया और टटोल कर सेफ्टी कैच हटाकर उसका ढक्कना उठा दिया और अंदर हाथ डालकर टटोलने लगी। उसे मायूसी नहीं हुई। 2 मिनट की कोशिश के बाद टॉर्च उसके हाथ में आ गई। उसने टॉर्च रोशन कर ली। टॉर्च की रोशनी खासी तेज थी। गहरी तारीकी में अचानक रोशनी हो जाने से एक लम्हे को उनकी आंखें चुंधिया गई थीं। उसने सूटकेस बंद करके दूसरे हाथ में पकड़ लिया और उठकर खड़ी हो गई। टॉर्च मुझे दे दो, तुम मेरे पीछे आओ, रजमक ने कहा। उस तंग सी सुरंग में रजमक कुंदन को कंधे पर उठाए बड़ी तेजी से चल रहा था। 2-3 सुरंगें घूमने के बाद वो तकरीबन 7 मिनट बाद दहाने के करीब उस जगह पहुंच गए जहां उनका थैला भी रखा हुआ था। रजमक ने कुंदन को कंधे से उतार दिया। कुंदन सुरंग की दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर सर्दी फैल रही थी। उसने जख्मी टांग को आगे फैला रखा था। गोली उसकी पिंडली में लगी थी और गोश्त चीरती हुई निकल गई थी। जख्म से खून रस रहा था। शलवार के पांचे तक का हिस्सा खून से तर हो रहा था। रजमक ने वहां पड़े हुए थैले में से एक छोटी सी गोल टिबिया निकाली। उसमें मरहम भरा हुआ था। जरियाब ने कुंदन की शलवार का पांचा ऊपर तक उधेड़ दिया। पहले अपने दुपट्टे के पल्लू से जख्म साफ किया और फिर जख्म में मरहम भरकर दुपट्टे को लपेटकर पट्टी की तरफ बांध दिया। जख्म पर मरहम रखते ही कुंदन को यूं महसूस हुआ जैसे बर्फ का टुकड़ा रख दिया गया हो। उसकी पिंडली में बर्फ जैसी ठंडक की एक लहर सी दौड़ती चली गई और दर्द हैरत अंगेज तौर पर काफूर हो गया। चंद मिनट बाद वो सुरंग के दहाने से निकलकर झाड़ियों में आ गए और तेज तेज कदम उठाते हुए घोड़ों के पास आ गए। अब उनके पास सिर्फ 2 घोड़े रह गए थे। तीसरे घोड़े को सांप ने डस लिया था।
اس کی لاش بھی قریب ہی پڑی تھی۔ میرا خیال ہے آپ دونوں اس سفید گھوڑے پر بیٹھ جائیں، میں اپنے والے گھوڑے پر بیٹھ جاتا ہوں، رزمق نے کہا۔ اس نے پہلے کندن کو گھوڑے پر بٹھایا، پھر سہارا دے کر زریاب کو بھی گھوڑے پر سوار کروا دیا۔ کندن پیچھے تھی اور زریاب آگے۔ زریاب نے رزمق کا تھیلا گلے میں لٹکا لیا۔ اس کا سوٹ کیس رزمق نے لے لیا تھا۔ زریاب نے گھوڑے کی لگامیں تھام لی۔ کندن نے قریب جھک کر اسے دونوں باہوں کی لپیٹ میں لے لیا۔ رزمق بھی گھوڑے پر بیٹھ چکا تھا۔ انہوں نے ابھی گھوڑوں کا رخ موڑا ہی تھا کہ سناٹے میں ایک چیختی ہوئی آواز سنائی تھی، وہ رہے، گولی چلاؤ، شوٹ کر دو انہیں۔ بچے کی طرح چیختی ہوئی یہ آواز خامس کی تھی۔ زریاب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ رزمق نے مڑ کر دیکھا، حویلی کی اونچی فصیل پر خامس اور 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ پولیس والوں کے ہاتھ میں رائفلیں تھیں۔ رزمق نے گردن موڑی ہی تھی کہ فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ رزمق کسی قدر کھلی جگہ پر تھا۔ اوپر سے چلائی جانے والی 2-3 گولیاں رزمق کے گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں پر لگی۔ گھوڑا ہنہناتا ہوا بری طرح اچھلا اور پھر گر گیا۔ رزمق بھی گھوڑے سے گر کر قلابازیاں کھاتا ہوا دور جا گرا تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ اس کا پیر رکاب میں نہیں پھنسا تھا، ورنہ وہ گھوڑے کے نیچے دب جاتا۔ اس نے بڑی پھرتی سے اٹھ کر قریب پڑا ہوا زریاب کا سوٹ کیس اٹھایا اور ایک درخت کے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ زریاب، رزمق کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی، گھوڑے کو بھگاؤ، کندن تمہیں راستہ بتاتی رہے گی۔ کھنڈر والے تہخانے سے میری بہن خوشنما کو ساتھ لے کر بستی میں چلی جاؤ، اور کندن، راجو سے کہنا کہ وہ تم لوگوں کو اپنے یکے پر فیروز آباد پہنچا دے۔ فیروز آباد میں تم لوگ بودی شاہ کے گھر پر میرا انتظار کرو، میری فکر نہ کرنا، میں پہنچ جاؤں گا۔ جلدی کرو زریاب، بھگاؤ گھوڑے کو۔ حویلی کی فصیل سے مسلسل فائرنگ جاری تھی، لیکن زریاب کا گھوڑا درختوں میں ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک فائرنگ کی زد سے محفوظ تھی۔ زریاب نے رزمق کو سوٹ کیس ہاتھ میں لیے درختوں میں ایک طرف دوڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا ہلکی رفتار سے درختوں میں دوڑنے لگا۔ درخت گنجان ہونے کی وجہ سے زریاب اسے زیادہ تیزی سے نہیں دوڑا سکتی تھی۔ اس کا رخ اس طرف تھا جس طرف اس روز رزمق کے ساتھ حویلی سے فرار ہو کر گئی تھی۔ گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ حویلی سے اس کا فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ فائرنگ کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، لیکن وہ آوازیں اب بتدریج معدوم ہوتی جا رہی تھیں۔ کندن نے بڑی سختی سے زریاب کو اپنی باہوں کی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ حویلی کی فصیل پر کھڑے پولیس والے اندھا دھند درختوں میں فائرنگ کر رہے تھے۔ تڑپتے ہوئے زخمی گھوڑے کی 2 گولیاں اور لگیں اور وہ ہنہناتا ہوا اور بھی زور سے لوٹنے لگا۔ اس کی چاروں ٹانگیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ میرا خیال ہے وہ لوگ بھاگ گئے، ایک پولیس والے نے کہا۔ ان میں سے کم از کم ایک انہی درختوں میں کہیں چھپا ہوا ہے، فائرنگ کرتے رہو، کوئی نہ کوئی گولی تو اسے لگے گی، خامس نے چیخ کر جواب دیا۔ پولیس والے کچھ دیر تک درختوں میں ادھر ادھر فائرنگ کرتے رہے، پھر انہوں نے رائفلیں جھکا لیں۔ کوئی فائدہ نہیں، ایک پولیس والے نے کہا، وہ لوگ فرار ہو چکے ہیں، گولیاں ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چلو نیچے چلو، خامس نے کہا، اور ان سے پہلے دوڑتا ہوا فصیل کے اندر والی سیڑھیاں اترنے لگا۔ دونوں پولیس والے بھی اس کے پیچھے سیڑھیاں اترتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں اس پولیس پارٹی کا انچارج سب انسپیکٹر اور 4 دوسرے پولیس والے کھڑے تھے۔ ان کے سامنے تازہ کھدی ہوئی وہ قبر تھی جو ابھی پوری طرح بند نہیں کی گئی تھی۔ سفید چادر نظر آ رہی تھی۔ ظاہر ہے اس چادر میں ایک لاش لپٹی ہوئی تھی، لیکن یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ لاش کا سر کس طرف ہے اور پیر کس طرف۔ کیسے کیسے چغت بھرتی کر رکھے ہیں تم لوگوں نے پولیس میں، خامس سب انسپیکٹر کے سامنے پہنچ کر چیخا۔ اس کی آواز ایسی ہی تھی جیسے 12-13 سال کا کوئی لڑکا ناراض ہو کر چیخ رہا ہو۔ انہیں تو خلیل بھی چلانی نہیں آتی ہوگی اور ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھما دی گئی ہیں۔ کیا ہوا مسٹر خامس؟ سب انسپیکٹر نے ناگوار سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہونا کیا تھا؟ خامس چیخا۔ شکار ان کے سامنے تھا اور یہ لوگ تینوں میں سے کسی کو بھی نشانہ نہیں بنا سکے۔ اگر رائفل میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں دیکھتا کہ ان میں سے ایک بھی کیسے بچ کر جاتا۔ ہم یہاں شکار کھیلنے نہیں آئے مسٹر خامس، سب انسپیکٹر نے کہا۔ میں ان مجرموں کی بات کر رہا ہوں آفیسر جو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تمہارے یہ نشانچی صرف ایک گھوڑے کو مار گرانے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم لوگ اب یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ یہاں سے نکلو اور ان کا پیچھا کرو، خامس نے چیختے ہوئے کہا۔ ان میں 2 عورتیں ایک گھوڑے پر ہیں، ایک عورت زخمی ہے۔ وہ گھوڑا بھی 2 سواروں کا بوجھ اٹھا کر زیادہ تیزی سے نہیں دوڑ سکتا، اور تیسرا آدمی پیدل ہے، وہ بھی زیادہ دور نہیں جا سکتا۔ جلدی کرو، وقت نکل گیا تو ان میں سے کوئی بھی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ نہیں مسٹر خامس، سب انسپیکٹر نے کہا، ہمارے پاس صرف ایک جیپ ہے
اور ہمیں اندازہ نہیں کہ وہ لوگ کس طرف گئے ہوں گے، اس لیے ان کا تعاقب بہت مشکل ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ خامس نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم قاتلوں کا تعاقب کرنے سے انکار کر رہے ہو؟ جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم میں سے کسی نے انہیں قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، سب انسپکٹر نے کہا۔ انہوں نے قتل نہیں کیا تو بھاگے کیوں تھے؟ خامس بولا۔ اور پھر تم نے خود اپنی آنکھوں سے انہیں اس عورت کی لاش کو دفن کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ عورت کی لاش؟ سب انسپکٹر اچھل پڑا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا مسٹر خامس کہ یہ عورت کی لاش ہے؟ حویلی میں صرف ایک عورت ہی تھی جو کھانا وغیرہ پکانے کے لیے یہاں رکھی گئی تھی۔ ظاہر ہے یہ لاش اس عورت کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی ہے؟ خامس نے کہا۔ اور ہم یہ لاش اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے، سب انسپکٹر نے کہا۔ پھر اپنے ماتحتوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لاش باہر نکالو۔ خامس نے جھپٹ کر ایک کانسٹیبل کی رائفل چھین لی۔ تم لوگ لاش کو چھونے کے بجائے میرے ساتھ حویلی سے باہر چلو گے اور ان لوگوں کو تلاش کرو گے۔ تمہیں یہ حرکت بہت مہنگی پڑے گی خامس، سب انسپکٹر نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ رائفل واپس کر دو، ہم تمہارے حکم کی تعمیل نہیں کر سکتے۔ تم جانتے ہو یہاں کس کے حکم پر بھیجے گئے ہو؟ خامس نے کہا۔ رکھیل شاہ اس علاقے کا بے تاج بادشاہ کہلاتا ہے، تمہارے افسران اعلیٰ بھی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ بچ کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تو رکھیل شاہ تم سب کو الٹا ٹانگ کر کھال کھنچوا دے گا۔ اگر تم لوگ اپنی چمڑی بچانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو، اس لاش کو یہیں سڑنے دو اور ان لوگوں کو تلاش کرو۔ بصورت دیگر میں نے تمہیں تمہارے انجام سے آگاہ کر دیا ہے۔ سب انسپکٹر کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ وہ اس جاگیر کے مینیجر رکھیل شاہ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ خامس نے اس کے بارے میں غلط نہیں کہا تھا، وہ واقعی اس علاقے کا بے تاج بادشاہ تھا اور پولیس کے اعلیٰ افسران بھی اس کے سامنے نظریں جھکا کر کھڑے ہوتے تھے۔ چمڑی اتروا دینے کی دھمکی سن کر سب انسپکٹر کی ساری اکڑفوں ختم ہو گئی۔ وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر نہایت فرما برداری سے خامس کے ساتھ حویلی سے باہر آ گیا۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ حویلی میں تازہ کھودی ہوئی قبر میں ایک لاش پڑی تھی، ایک ایسی عورت کی لاش جسے قتل کیا گیا تھا، اور آلہ قتل بھی قبر کے قریب ہی پڑا تھا۔ سب انسپکٹر نے بڑی احتیاط سے وہ خنجر رومال میں لپیٹ کر اٹھا لیا۔ خامس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا کیونکہ اس نے خنجر روشن کے سینے میں رہنے دیا تھا، اور جس نے بھی یہ خنجر نکالا تھا دستے پر اس کی انگلیوں کے نشانات ضرور آ گئے ہوں گے۔ اس طرح اسے اس بات کا خطرہ بھی نہیں تھا کہ خنجر پر اس کی انگلیوں کے نشان رہ گئے ہوں گے۔ خامس اس پولیس پارٹی کو لے کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ جنگل میں کچھ ایسے راستے تھے جن پر کار یا جیپ جیسی گاڑی چل سکتی تھی۔ جیپ کا رخ اسی طرف تھا جس طرف زریاب اور کندن گئی تھیں، لیکن 2 گھنٹے بعد جیپ کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ پولیس والے شام تک جنگل میں بھٹکتے رہے۔ انہیں رہ رہ کر خامس پر غصہ آ رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ خامس کو کچا چبا جائے۔ جب وہ لوگ پیدل درویش پور پہنچے تو رات بھی اپنا نصف سفر طے کر چکی تھی۔ وہ اس قدر نڈھال ہو چکے تھے کہ ان کے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ بہرحال وہ کسی نہ کسی طرح گرتے پڑتے پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ خامس واقعی کسی پراسرار قوت کا مالک تھا۔ وہ بھی پولیس والوں کے ساتھ پورا دن اور آدھی رات تک پیدل چلتا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نہیں تھے۔ درویش پور شہر میں داخل ہونے کے بعد پولیس والے تو پولیس اسٹیشن کی طرف چلے گئے تھے اور خامس اس علاقے میں آ گیا تھا جسے شہر کا خوبصورت ترین حصہ کہا جا سکتا تھا۔ اونچے پہاڑ کے دامن میں اونچی اونچی ڈھلانوں پر خوبصورت کاٹیجز اور بنگلے بنے ہوئے تھے۔ فلک بوز درخت، ڈھلانوں پر دبیز گھاس اور خضر و پھولوں کے پودوں کی بہتات، صاف ستھری اور پرسکون فضا۔ یہ شہر کا وہ علاقہ تھا جہاں کوئی عام یا متوسط طبقے کا آدمی رہائش کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ شہر کے امیر ترین لوگوں کا علاقہ تھا۔ ڈھلانوں پر بل کھاتی ہوئی اونچی نیچی سڑکیں اور سڑکوں سے کافی ہٹ کر درختوں میں گھرے ہوئے بنگلے۔ ہر بنگلے سے سڑک کے درمیان وسیع و عریض جگہ بنگلے ہی کی ملکیت تھی۔ ان درمیانی جگہوں پر خوبصورت لان بنے ہوئے تھے۔ سڑکوں پر مناسب فاصلوں پر سٹریٹ لائٹس تھیں۔ اس علاقے میں بجلی کا کوئی پول ایسا نہیں تھا جس پر مرکری بلب روشن نہ ہو۔ خامس مختلف سڑکوں پر چلتا ہوا ایک جگہ رک گیا۔ اس کے سامنے لکڑی کا ایک گیٹ تھا جس کے ساتھ ہی اندر کی طرف محافظ کا کیبن بھی بنا ہوا تھا۔ گیٹ کے دونوں طرف سڑک سے تقریباً 10 فٹ ہٹ کر خاردار تاروں کا ایک جنگلہ تھا جو اس بنگلے سے ملحقہ زمین کی حدود کا تعین کرتا تھا۔ گیٹ کے اندر بجری کی ایک سڑک تھی جس کے دونوں طرف سروں کے پودوں کی قطاریں تھیں اور تقریباً 50 گز آگے بنگلہ تھا۔
खामिस गेट के सामने रुक गया। उस वक्त वो कुछ थकन सी महसूस करने लगा था। उसने गेट के सामने खड़े होकर मुहाफिज के केबिन की तरफ झांका। केबिन में रोशनी हो रही थी। गेट पर भी दोनों तरफ बल्ब रोशन थे और एक बल्ब के नीचे छोटा सा बोर्ड आवेजा था जिस पर जली हुरूफ में तहरीर था, खतरनाक कुत्ते बंगले की हुदूद में गश्त पर हैं, बिला इजाजत अंदर आने से गुरेज कीजिए। खामिस चंद सेकंड केबिन की तरफ देखता रहा, फिर मुहाफिज का नाम लेकर उसे पुकारने लगा। तीसरी आवाज पर मुहाफिज केबिन से बाहर आ गया। उसके बेल्ट में उड़से हुए पिस्तौल का दस्ता साफ नजर आ रहा था। उसने खामिस को देख लिया और जल्दी से आगे बढ़कर गेट खोल दिया। बड़े साहब जाग रहे हैं? खामिस ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। जी मेरा ख्याल है जाग रहे हैं। 15-20 मिनट पहले उनके मेहमान गए हैं, मुहाफिज ने जवाब दिया। मेहमान कौन थे? खामिस ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। दीपाली, महफूज ने जवाब दिया। उसे तुम जानते हो, वो आमतौर पर रात यहीं बसर करती है, लेकिन आज वो जल्दी वापस चली गई। बड़े साहब उस पर बड़े नाराज हो रहे थे। इस वक्त बंगले में और कौन है? खामिस ने पूछा। लगता था जैसे वो आगे जाने से पहले सब कुछ जान लेना चाहता हो। गोपांग साहब किसी को लेकर आए हैं और मेरा ख्याल है कि दीपाली को इसीलिए रुखसत कर दिया गया है, मुहाफिज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खामिस चंद हमें अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर आगे बढ़ गया। उसके पैरों के नीचे बजने वाली बजरी अच्छी खासी आवाज पैदा कर रही थी। वो अभी चंद कदम आगे ही बढ़ा था कि बाएं तरफ पौधों के पीछे से खौफनाक गुर्राहटें सुनाई देने लगीं। वो खतरनाक कुत्ते थे। खामिस ने उस तरफ देखा और मुतमईन अंदाज में आगे बढ़ता रहा। दोनों खतरनाक कुत्ते गुर्राते हुए उसकी तरफ लपके। उनका अंदाज बता रहा था कि वो उसे चीर फाड़ कर रख देंगे, लेकिन खामिस के करीब पहुंचते ही हैरत अंगेज तौर पर वो रुक गए और खामिस के कदमों पर लौटने लगे। खामिस आगे बढ़ गया। बंगला बहुत शानदार था। पोर्च में 2 नई कारें खड़ी थीं। खामिस बरामदे में आ गया। यहां मरकरी ट्यूबलाइट रोशन थी। उसने राहदारी में दाखिल होने के लिए दरवाजा खोलना चाहा, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दीवार पर लगा हुआ बटन दबा दिया। अंदर कहीं घंटी बजने की हल्की सी आवाज सुनाई दी और तकरीबन 2 मिनट बाद दरवाजा खुल गया। वो गोपांग था। सुबह के गए हुए अब लौटे हो? कहां मर गए थे? गोपांग के हलक से गुर्राहट सी निकली। इसके साथ ही वो उसे रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गया था। खामिस जवाब दिए बगैर अंदर दाखिल हो गया। उसके चेहरे के तासुरात से गोपांग को सूरत हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो दोनों साथ साथ चलते हुए वसी व अरीज ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। बहुत ही शानदार ड्राइंग रूम था। हर चीज कीमती और नफीस थी। रखेल शाह के पास हर शब कोई ना कोई औरत आती थी। उनमें से कुछ ऐसी थीं जो मुस्तकिल आने वालों में शुमार होती थीं। दीपाली भी ऐसी ही औरत थी। रखेल शाह को जब भी जरूरत होती उसे बुला लिया जाता, लेकिन एक नई लड़की आ जाने से दीपाली को वापस भेज दिया गया था। रखेल शाह दूसरे सोफे पर बैठा हुआ था। वो अजीब बेडोल और बदहैयत सा आदमी था। रात अगरचे आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, लेकिन उस वक्त भी वो पैंट शर्ट में था और गले में टाई भी बंधी हुई थी। उसका कद 4.5 फुट से ज्यादा नहीं था। इस पर सितम यह कि गर्दन भी ना होने के बराबर थी। यूं लगता था जैसे सर को शानों पर टिका दिया गया हो। जिस्म बेहद भद्दा और चारों तरफ फैला हुआ था। तोंद मटके की तरफ बाहर को निकली हुई थी। बाल बहुत करीब से तराशे हुए थे। तंग सी पेशानी और बटनों जैसी छोटी छोटी आंखें जो उसकी मक्कार फितरत की अक्कासी करती थीं। वो लड़की कहाँ है? रखेल शाह ने खामिस की तरफ देखते हुए पूछा। वो हमारे हाथ नहीं आ सकी सरकार, खामिस ने मध्यम से लहजे में जवाब दिया। उसके साथ एक औरत और एक मर्द भी था। वो तीनों फरार हो गए। क्या बक रहे हो? रखेल शाह झटके से उठकर खड़ा हो गया। तुम जानते हो लड़की मेरे लिए कितनी अहम है। उसकी वजह से हवेली खाली कर दी गई। तुम पुलिस पार्टी को लेकर गए थे, लेकिन वो लड़की और उसके साथी तुम लोगों को धोखा देकर निकल गए। ऐसा क्यों हुआ खामिस? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों हुआ? क्या वो मामूली सी लड़की तुमसे ज्यादा चालाक और ताकतवर है जो तुम्हारे हाथ नहीं आ सकी? ये सब कुछ पुलिस की वजह से हुआ है सरकार, खामिस ने कहा। पुलिस वाले ऐन वक्त पर अड़ी कर गए थे। अगर वो बर वक्त मेरा साथ देते तो वो लोग कभी भी नहीं भाग सकते थे। पुलिस वालों का बंदोबस्त तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम्हें मैं सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे रहा हूं। अगर इस मोहलत से फायदा उठाते हुए तुम उस लड़की को तलाश करने में कामयाब ना हो सके
तो चौधरी हुरमत की तरह तुम्हारी लाश को भी कुत्ते चीर फाड़ कर खा जाएंगे। रकील शाह ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। 2 दिन बाद वो लड़की आपके कदमों में होगी सरकार, खामिस ने कहा। जागीर के लोगों के लिए कहर बना हुआ यह शख्स उस वक्त रकील शाह के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। 2 आदमी अपने साथ ले जाओ और जागीर का कोना कोना छान मारो, रकील शाह ने कहा। मुझे यकीन है कि वो किसी बस्ती ही में छुपी होगी। तलाश करो उसे। इस बार मैं तुम्हारे मुंह से नाकामी का लफ्ज नहीं सुनना चाहता। और याद रखो, यह तुम्हारे लिए आखिरी चांस है। गोपांग, वो गोपांग की तरफ मुतवज्जे हुआ। जी सरकार। गोपांग भी एकदम सीधा हो गया। इसे साथ ले जाओ और लैंड क्रूजर इसके हवाले कर दो। 2 आदमी भी इसे दे दो। मैं इसके चेहरे पर थकन देख रहा हूं, लेकिन इसकी सजा यही है कि ये इसी वक्त जरियाब और उसके साथियों की तलाश में रवाना हो जाए। और तुम भी अपने जराए से मालूम करने की कोशिश करो कि वो दूसरा आदमी और उसके साथ वो औरत कौन है। जी सरकार। गोपांग ने सर झुका लिया। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो, रकील शाह ने कहा। उसके लहजे में रऊनत नुमाया थी। खामिस ने पहले रकील शाह और फिर सोफे पर बैठी हुई लड़की की तरफ देखा और मुड़कर गोपांग के साथ दरवाजे की तरफ चल पड़ा। गोपांग और रकील शाह उसके साथ इस किस्म का सलूक करते ही रहते थे, लेकिन उसने हमेशा फर्माबरदार गुलाम की तरह सर झुकाए रखा था। मगर आज इस खूबसूरत लड़की की मौजूदगी में उसने पहली मर्तबा अपनी तौहीन महसूस की थी। जंगल से निकलने के बाद घोड़ा सर पर दौड़ने लगा। जरियाब ने किसी माहिर घुड़सवार की तरह घोड़े की लगामें संभाल रखी थी। उसने एक लम्हे को भी घोड़े को बेकाबू नहीं होने दिया था। कुंदन ने पीछे से उसे अपनी बाहों की लपेट में ले रखा था। जंगल का सिलसिला खत्म होने के बाद कुछ देर तक वो वीराने में सफर करती रहीं। फिर आगे शादाब खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। उन खेतों के बीच में बैलगाड़ियों और यक्कों की आमद और रफ्त के लिए रास्ता बना हुआ था और घोड़ा उस रास्ते पर दौड़ रहा था। उस जगह जरियाब ने घोड़ा रोक लिया। उसने अब तक कुंदन से रास्ते के बारे में दरियाफ्त नहीं किया था, लेकिन उस जगह पहुंचकर वो उलझ गई थी। कुंदन ने सीधी होकर इधर उधर देखा और फिर हाथ से बाएं तरफ इशारा कर दिया। उस तरफ, वो रास्ता हमें खंडरों तक ले जाएगा। जरियाब ने एक बार फिर घोड़े को एड़ लगा दी। पसीने में भीगा हुआ घोड़ा फिर दौड़ने लगा। उस वक्त तकरीबन 11 बजे थे। धूप में खासी तपिश थी। जरियाब और कुंदन भी पसीने में शराबोर थीं। तकरीबन 1 घंटे बाद वो खंडर दिखाई देने लगे। तपती हुई धूप में यूं लग रहा था जैसे वहां कोई अलाव दहक रहा हो। जरियाब ने घोड़े की रफ्तार हल्की कर दी। कुछ ही देर बाद वो खंडरों के सामने पहुंच गईं, लेकिन घोड़े को रोकने के बजाय वहां से खंडर वाले टीले पर लेती चली गईं। शिकस्ता खंडरों में मुख्तलिफ रास्तों पर घूमने के बाद उसने एक जगह घोड़ा रोक लिया। पहले खुद उतरी, फिर कुंदन को भी सहारा देकर नीचे उतार लिया। तुम यहां इस दीवार के साए में बैठ जाओ, मैं खुशनुमा को लेकर आती हूं, जरिया अपने घोड़े की लगाम एक पत्थर से बांधते हुए कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं, कुंदन ने कहा। खंडरों के नीचे तहखाना बहुत ही खतरनाक है। अगर तुम एक बार रास्ता भटक गई तो बाहर निकलने का रास्ता तलाश नहीं कर सकोगी। लेकिन तुम्हें चलने में तकलीफ होगी, जरियाब ने कहा। मैं तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन तुम्हें खोना पसंद नहीं करूंगी। चलो, कुंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जरियाब ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उस खुफिया रास्ते के करीब पहुंच गईं। उस रास्ते में दाखिल होने के बाद उन्हें खुशनुमा तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। खुशनुमा उन्हें देखकर खुश हो गई, लेकिन फिर उसने फौरन ही किसी गड़बड़ का अंदाजा लगा लिया। कुंदन के कपड़े खून आलूद थे। जरियाब ने उसे सहारा दे रखा था और वो लंगड़ा कर चल रही थी। वो दौड़कर कुंदन के करीब पहुंच गई। आपके कपड़ों पर खून और कुछ नहीं खुशनुमा। कुंदन ने उसका हाथ थाम लिया। टांग में गोली लगी थी। अब तो मैं अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रही हूं। तुम जल्दी से मेरी और अपनी जरूरी चीजें समेटो, हम फौरी तौर पर यह जगह छोड़ रहे हैं। क्यों? खुशनुमा ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। भैया कहाँ हैं? वो बिल्कुल ठीक हैं। हम जहां जा रहे हैं वो भी वहां पहुंच जाएगा। देर मत करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, कुंदन ने कहा। खुशनुमा बारी बारी चंद लम्हे उनकी तरफ देखती रही, फिर तेजी से एक तरफ चली गई। तुम यहां बैठो, मैं पानी लेकर आती हूं, बहुत शिद्दत की प्यास लग रही है। जरियाब ने कुंदन को पत्थर की एक सीट पर बिठा दिया और उस तरफ चली गई जहां पानी रखा हुआ था। उसने जग भरा और उसके साथ गिलास भी उठाकर ले आई। पहले उसने कुंदन को पानी पिलाया और फिर खुद पिया।
तकरीबन 10 मिनट बाद खुशनुमा एक पोटली बगल में दबाए आ गई। उसने वाकई बड़ी फुर्ती दिखाई थी। चलिए, मैंने आपके और भैया के कपड़े समेट लिए हैं, दूसरी चीजें भी इस पोटली में हैं। मगर जाना कहाँ है? खुशनुमा ने कुंदन की तरफ देखते हुए पूछा। हमारे पास घोड़ा एक ही है और हम तीनों उस पर नहीं बैठ सकती। तुम उस रास्ते से निकलकर बस्ती में राजू के घर पहुंच जाओ, हम भी वहीं आ रही हैं। कुंदन ने कहते हुए तहखाने में एक तरफ इशारा किया। जी बेहतर है, खुशनुमा कहते हुए मुखालिफ समत में दौड़ गई। जरियाब, कुंदन उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये 2-3 मशलें जल रही हैं, इन्हें बुझा दो। हम बाद में यहां आएंगे तो ये हमारे काम आएंगी। एक जलती हुई मशल ले लो ताकि हम आसानी से रास्ता देख सकें। जरियाब ने दीवारों में लगी हुई तमाम मशलें बुझा दी। एक जलती हुई मशल हाथ में पकड़ ली, दूसरे हाथ से कुंदन को सहारा दिया और उस तरफ चलने लगी जहां से आई थीं। तहखाने के खुफिया रास्ते से निकलने से पहले जरियाब ने वो मशल भी बुझाकर एक तरफ रख दी और वो दोनों बाहर आ गईं। कुंदन ने रास्ता इस तरह बंद कर दिया था कि किसी की नजरों में ना आ सके। बाहर आकर जरियाब ने कुंदन को घोड़े पर बिठाया और खुद भी सवार हो गई। उन्हें खंडरों के ऊपर से एक तवील चक्कर काटकर बस्ती की तरफ आना पड़ा था। जब वो बस्ती में राजू के घर पहुंची तो खुशनुमा पहले से वहां मौजूद थी। शायद वो दौड़ती हुई आई थी। जरियाब और कुंदन अभी ठीक से बैठी भी नहीं थी कि चौधरी हुरमत के घर वाले आ गए। एक दिन पहले ही तो खामिस और गोपांग हुरमत चौधरी को पकड़कर ले गए थे और वो दोनों हवेली में उसकी लाश को कुत्तों की खुराक बनते देख चुकी थी। हौसला करो आशिका, कुंदन हुरमत की बेवा के सर पर हाथ रखते हुए बोली। हुरमत अब हम में नहीं है, हम उसे कभी नहीं भूल सकेंगे। उसने अपनी जान वफा पर कुर्बान कर दी। हमारी जानें भी हाजिर हैं आकाजादी, आशिका ने रोते हुए कहा। मुझे तुम लोगों पर फख्र है, कुंदन ने कहा और सबको तसल्ली देने लगी। आधे घंटे बाद राजू यक्का तैयार कर चुका था। जरियाब, खुशनुमा और कुंदन सबसे रुखसत होकर यक्के पर बैठ गईं। यक्का बस्ती से निकलकर फिरोजाबाद की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर दौड़ने लगा। फिरोजाबाद वहां से तकरीबन 15 कोस के फासले पर था। रास्ता कच्चा और नाहमवार होने की वजह से उन्हें वहां तक पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया। फिरोजाबाद एक बड़ा कस्बा था। यहां से दरवेशपुर और दूसरे शहरों को भी सड़कें निकलती थीं। यह कस्बा नमरान की जागीर ही में शामिल था, लेकिन यहां ज्यादा लोग बाहर से आकर आबाद हुए थे। उनमें ज्यादा तादाद कारोबारी और तिजारत पेशा लोगों की थी। यहां लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल भी थे। बोधी शाह मंडी में आड़ती का काम करता था। कई साल पहले वो भी जागीर का मुलाजिम था, लेकिन फिर उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया था। कस्बे के नवाह में उसका मकान खासा वसी व अरीज था। बोधी शाह उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब उसे मेहमानों की आमद की इत्तला भिजवाई गई तो वो फौरन ही आ गया। सबसे पहले उन लोगों के खाने का बंदोबस्त किया गया। फिर बोधी शाह एक डॉक्टर को ले आया, जिसने कुंदन की टांग के जख्म की ड्रेसिंग कर दी और तसल्ली देता हुआ चला गया। उसी शाम रस्मक भी पहुंच गया। बोधी शाह जागीरदार नमरान का वफादार था। कुंदन 1-2 मरतबा पहले भी उसकी मेहमान रह चुकी थी और इस मरतबा भी बोधी शाह ने उन्हें किसी तकलीफ का एहसास नहीं होने दिया था। वो 2 दिन यहां रहे। इस दौरान डॉक्टर बाकायदगी से आकर कुंदन को देखता रहा। वो कस्बे में उनकी आखिरी रात थी। उसी रात जरियाब, कुंदन और रस्मक ने यह फैसला किया था कि वो सुबह सवेरे दरवेशपुर चले जाएंगे, जहां न सिर्फ रखेल शाह के दफ्तर में मौजूद जागीरदार नमरान के एक हमदर्द बंजान नामी शख्स से यह मालूम किया जाएगा कि जागीरदार को कहां रखा गया है, बल्कि शीरान नामी शख्स को भी यहां तलाश करने की कोशिश की जाएगी, जिसे जागीरदार नमरान ने अपने कागजात की फाइल दी थी। दरवेशपुर में अगरचे उनके लिए कई खतरात हो सकते थे, लेकिन खतरा मोल लिए बगैर कोई चारा नहीं था। जरगून जाने के लिए उन्हें दरवेशपुर ही से बस मिल सकती थी। बोधी शाह ने उन्हें सुबह सवेरे लारी अड्डे पहुंचा दिया। दरवेशपुर के लिए बस की रवानगी में चंद ही मिनट बाकी थे। उन्हें बहरहाल सीटें मिल गई थीं। खुशनुमा और जरियाब एक सीट पर बैठ गईं और कुंदन रज़मक के साथ दूसरी सीट पर। दरवेशपुर का 6 घंटे का रास्ता था और यह तमाम सफर जागीर ही में था। बड़ा सरसब्ज व शादाब इलाका था। जरियाब हैरत से सब कुछ देख रही थी। उसे अफसोस भी हो रहा था कि इतनी बड़ी जागीर की मालिक कुंदन कैसी कसमापुरसी की जिंदगी गुजार रही थी। तकरीबन 3 घंटे के सफर के बाद बस रुक गई। सामने सड़क पर एक लैंड क्रूजर खड़ी थी और 2 आदमी सड़क के वस्त में खड़े थे। उनके हाथों में राइफलें थीं। बस रुकते ही एक तीसरा आदमी भी लैंड क्रूजर से उतर आया
اور اس تیسرے آدمی کو دیکھ کر زریاب کو سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ خامس تھا۔ جن دو آدمیوں نے بس روکی تھی ان کے چہرے بہت ہی خوفناک تھے۔ لمبے قد، بلڈاگ جیسی شکلیں اور بڑی بڑی مونچھیں۔ ان دونوں کے پاس جدید ترین آٹومیٹک رائفلیں تھیں اور ان کے رخ بس کی طرف تھے۔ زریاب نے کندن اور رزمق کی طرف دیکھا۔ کندن کے چہرے پر ہلکا سا خوف تھا، لیکن رزمق بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا۔ زریاب کے ساتھ بیٹھی ہوئی خوشنما کے چہرے پر بھی خوف کی جھلک نمایاں تھی۔ خامس ہم تینوں کو نہیں پہچانتا، لیکن تمہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ خوشنما نے زریاب کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ یہ چادر تم لے لو اور اسے اس طرح اوڑھ لو کہ تمہارا چہرہ چھپ جائے۔ اس نے اپنی چادر کندھوں سے اتار کر زریاب کی طرف بڑھا دی۔ بس میں 10-12 عورتیں تھیں۔ ان میں سے بعض نے پردے کے خیال سے چادریں اس طرح اوڑھ رکھی تھیں کہ چہرے چھپ گئے تھے۔ زریاب نے بھی چادر اس طرح اوڑھ لی کہ اس کا سارا چہرہ چھپ گیا۔ جب سے جاگیردار بیمار ہوا ہے، ڈاکوؤں نے پورے علاقے میں دہشت پھیلا رکھی ہے، لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ان ڈاکوؤں سے جاگیر میں کہیں بھی سفر محفوظ نہیں رہا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی آواز زریاب کی سماعت سے ٹکرائی۔ یہ ڈاکو نہیں ہیں، دوسرے آدمی نے کہا۔ وہ دیو قامت سفید بنیان والا گنجا خامس ہے، جاگیر کے مینیجر کا پالا ہوا ہنڈا۔ یہ بھینسے کی طرح پوری جاگیر میں دندناتا پھرتا ہے۔ پولیس والے بھی اس کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ کیا جاگیردار کو اس کی سرگرمیوں کا پتہ نہیں ہے؟ وہ اسے روکتا کیوں نہیں ہے؟ پہلے آدمی نے کہا۔ وہ بیچارہ خود بے بس ہے، دوسرے آدمی نے جواب دیا۔ سنا ہے مینیجر نے اسے اپنا قیدی بنا رکھا ہے اور یہ مشہور کر رکھا ہے کہ وہ بیمار ہے، کسی کو اس سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی۔ پچھلے 2 سال سے کسی نے جاگیردار کو نہیں دیکھا۔ زریاب بڑی توجہ سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ جاگیر کے بہت سے لوگ جاگیردار کے خلاف اس کے مینیجر رکھیل شاہ کی سازش سے واقف تھے۔ زریاب اس گن مین کی طرف دیکھنے لگی جو ڈرائیور والے دروازے کی طرف آ گیا تھا اور ڈرائیور سے کچھ کہہ رہا تھا۔ بس کا انجن ابھی تک چل رہا تھا۔ ڈرائیور نے انجن بند کر دیا اور چھلانگ لگا کر نیچے اتر گیا۔ زریاب گردن گھما کر خامس کی طرف دیکھنے لگی جو لینڈ کروزر کے اگلے حصے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس جیسے دیو قامت آدمی کے ہاتھ میں یہ رائفل کھلونا ہی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے دوسرے آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ رائفل سنبھالے اگلے دروازے سے بس پر چڑھ گیا۔ زریاب نے ذرا سی گردن گھما کر کندن اور رزمق کی طرف دیکھا۔ رزمق اب بھی بے حد پرسکون نظر آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ اس گن مین کی طرف دیکھنے لگی جو گھورتی ہوئی نظروں سے بس کے مسافروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں بھی زیادہ تر عورتوں کے چہروں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ 4-5 عورتوں نے چادریں اس طرح اوڑھ رکھی تھیں کہ چہرے بھی چھپ گئے تھے۔ وہ شخص چند دمیں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر بے حد صفائی نظر آ رہی تھی۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا سیٹوں کے درمیان والی جگہ پر چلنے لگا اور بس کے تقریباً درمیان میں رک گیا۔ اس کے دائیں والی سیٹ پر ایک عورت اور ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ مرد کی عمر 30-32 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس نے نیوی بلو پینٹ اور سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ صحت مند قسم کا آدمی تھا۔ عورت کھڑکی والی طرف تھی۔ اس نے چادر اس طرح لپیٹ رکھی تھی کہ ایک آنکھ کے علاوہ باقی چہرہ چھپ گیا تھا۔ گن مین سیٹ کے قریب رکا تو عورت کسمسا کر باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ گن مین چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اچانک ہی بایاں ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے چادر نوچ لی۔ عورت کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس کا چہرہ خوف سے ایک دم پیلا ہو گیا تھا۔ وہ 22-23 سال کی خوبصورت عورت تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا مرد ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے ہاتھ قابو میں رکھو، تم نے چادر کیوں کھینچی میری بیوی کے سر پر سے؟ اس کے حلق سے غراہٹ سے نکلی۔ وہ غصیلی نگاہوں سے گن مین کو گھور رہا تھا۔ گن مین نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اچانک ہی رائفل کا بٹ زور سے اس کے منہ پر مار دیا۔ وہ آدمی چیختے ہوئے لڑکھڑا کر سیٹ پر گرا۔ ضرب خاصی زوردار تھی۔ اس کا اوپر کا ایک دانت ٹوٹ گیا اور منہ سے خون بہہ نکلا جو اس کی تھوڑی تر کرتا ہوا قمیص پر ٹپک رہا تھا۔ کسی اور نے اپنی جگہ سے حرکت کی تو اسے گولی سے اڑا دوں گا، گن مین دھاڑا۔ سب لوگ اپنی جگہوں پر دبک کر بیٹھے رہے۔ وہ بدماش اگر خالی ہاتھ ہوتا تو شاید بس کے لوگ سب اس پر ٹوٹ پڑتے اور اس کے بخیے ادھر ڈالتے، لیکن اس کے ہاتھ میں آٹومیٹک رائفل تھا۔ 2 اور آدمی رائفلیں لیے باہر کھڑے تھے۔ ایسی صورت میں کون ان کے منہ لگنے کی جرت کر سکتا تھا؟ اپنا ایک دانت توڑوانے کے بعد وہ شخص بھی خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ گن مین کچھ دیر اس عورت کو دیکھتا رہا جس کی اس نے چادر نوچی تھی۔
پھر وہ آگے بڑھ گیا، زریاب والی سیٹ کے قریب رک گیا۔ خوشنما کھڑکی کی طرف بیٹھی ہوئی تھی اور زریاب اندر کی طرف۔ ان کے سامنے والی سیٹ پر ایک عورت اور مرد بیٹھا ہوا تھا۔ اس عورت نے بھی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ گن مین بڑی خونخوار نظروں سے اس عورت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس عورت کا ساتھی مضطرب ہو کر سیٹ پر پہلو بدلنے لگا، اور پھر گن مین نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ زریاب ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھہرو، اس نے اپنی چادر اتار کر پھینک دی۔ اس طرح بغیرت بن کر ان عورتوں کے سروں سے چادریں مت نوچو۔ جس کی تمہیں تلاش ہے وہ میں ہوں۔ چلو، میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ او ہو، گن مین نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم کون ہو؟ وہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میں زریاب ہوں، جس کی تم لوگوں کو تلاش ہے، زریاب نے دبنگ لہجے میں جواب دیا۔ میں ہی سندس محل سے بھاگی تھی، خامس کو میری ہی تلاش ہے۔ وہ ذلیل باہر کھڑا ہے، اسے بلاؤ تاکہ وہ مجھے پہچان لے۔ بس کے سارے ہی مسافر حیران تھے کہ کہیں اس لڑکی کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جو اپنے آپ کو اس طرح موت کے حوالے کر رہی تھی۔ کندن اور خوشنما بھی زریاب کی اس حرکت پر حیران ہو گئی تھیں، مگر رزمق کے چہرے پر اب بھی سکون تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی کندن نے اپنی جگہ سے حرکت کرنا چاہی، مگر رزمق نے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ کندن کسمسا کر رہ گئی۔ گن مین کچھ دیر تک زریاب کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مکروسی مسکراہٹ آ گئی۔ یقین نہیں آتا کہ تم زریاب ہو، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ خامس ایسا تو نہیں کہ تم جیسی حسین اور دھان پان سی عورت اسے نچا کر رکھتے، اس سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ تو اس شیطان کو بلاؤ تاکہ وہ مجھے پہچان لے، زریاب نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں خوف کی ذرا بھی جھلک نہیں تھی۔ اور تم بھی مجھے پہچان لو تاکہ بعد میں کبھی آمنا سامنا ہو تو تم جان سکو کہ تمہاری گردن مروڑنے والی کون ہے۔ بلے بھائی بلے، اس شخص نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ اب تم جیسی چھوکریاں بھی بدری کو گردن موڑنے کی دھمکیاں دینے لگیں؟ کوئی سرما تو آج تک بدری کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکا، اور تم؟ اس نے ایک اور قہقہا لگایا، پھر کھڑکی کی طرف جھکتے ہوئے خامس کو آواز دی۔ خامس، ادھر آ کر دیکھو، یہ چھوکری کہہ رہی ہے کہ میں زریاب ہوں۔ آؤ دیکھو یہ کون ہے۔ بس کے مسافر بے حد خوفزدہ تھے۔ ان میں سے بعض تو ایسے بھی تھے جو ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ ان کے خیال میں یہ لڑکی واقعی بدقسمت تھی جو جان بوجھ کر موت کے منہ میں چھلانگ لگا رہی تھی۔ بیشتر لوگ خامس کے بارے میں جانتے تھے، جنہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا وہ بھی اس کی دہشت گردیوں سے واقف تھے۔ خامس بس کے اگلے دروازے سے اوپر چڑھ گیا، لیکن وہ آگے آنے کے بجائے دروازے ہی میں رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر زریاب پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ چیخا تھا، یہی ہے وہ حرافہ، اسے نیچے اتارو اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس کے ساتھ دوسری عورت اور آدمی کون ہے۔ لوگ خامس کی آواز سن کر حیران رہ گئے تھے۔ لمبا تڑنگا دیو قامت آدمی اور لڑکوں جیسی آواز۔ میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، زریاب نے کہا۔ میں اس بس میں اکیلی ہوں، میرے ساتھی ایک روز پہلے ہی کلاچی جا چکے ہیں۔ ہٹو، مجھے راستہ دو۔ زریاب بدری کو ایک طرف دھکیلتی ہوئی اگلے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے معنی خیز انداز میں رزمق کی طرف دیکھا تھا۔ خامس بس سے اتر کر سامنے ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں رائفل تھی جو نیچے جھکی ہوئی تھی۔ زریاب دروازے کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بدری اس سے 2 قدم پیچھے تھا۔ دروازے کے نیچے والے پائدان پر قدم رکھتے ہوئے زریاب نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کے اوپر والا راڈ پکڑ لیا اور اچانک ہی ہوا میں جھول گئی۔ اس کے دونوں پیر سامنے کھڑے ہوئے خامس کے سینے پر لگے تھے۔ خامس کے منہ سے چیخ نکلی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پشت کے بل سڑک پر گر گیا۔ رائفل بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ زریاب کے پیر دوبارہ پائدان پر نہیں ٹکے تھے۔ وہ ایک بار پھر وہیں جھولتی ہوئی سڑک پر پہنچ گئی۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہو گیا تھا کہ کوئی بھی کچھ نہیں سمجھ سکا تھا۔ زریاب کی اس حرکت نے بدری کو بھی ایک لمحے کو بدحواس کر دیا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہی وہ دروازے کی طرف لپکا۔ اس کا ایک پیر اوپر والے پائدان پر تھا، دوسرا پیر نچلے پائدان پر رکھنا ہی چاہتا تھا کہ اس کے کولوں پر ایک زوردار لات پڑی اور وہ قلابازیاں کھاتا ہوا سڑک پر گرا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے بھی چھوٹ کر گر گئی تھی۔ بدری کو لات مارنے والا رزمق تھا۔ اس نے بھی بدری کے پیچھے ہی چھلانگ لگا دی اور بدری کے سنبھلنے سے پہلے ہی اسے چھاپ لیا تھا۔ دوسری طرف زریاب زمین پر پڑے ہوئے خامس پر ٹھوکریں برسا رہی تھی۔ بدری اور خامس کا تیسرا ساتھی بس کی دوسری طرف ڈرائیور سائٹ پر کھڑا تھا۔
وہ یہ صورتحال دیکھتے ہی اس طرف لپکا۔ اس نے رائفل کا رخ اوپر کر کے ہوا میں ایک برسٹ مارا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی پشت پر بھی زوردار لات پڑی اور وہ بری طرح لڑکھڑا گیا۔ جھٹکا لگنے سے رائفل اس کے ہاتھ سے نہیں گری تھی، لیکن دوسرے لمحے رائفل اس طرح اس کے ہاتھ سے نکل گئی جیسے چھین لی گئی ہو۔ تیسرا آدمی پر حملہ کرنے والا بس کا وہی مسافر تھا جس کی بیوی کے سر سے بدری نے چادر کھینچی تھی اور رائفل کا بٹ مار کر اس کا دانت توڑ دیا تھا۔ بدلتی ہوئی صورتحال دیکھ کر وہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھا نہیں رہ سکا تھا۔ رزمق نے جیسے ہی بدری کو لات ماری تھی وہ بھی اپنی سیٹ سے اٹھ گیا تھا۔ وہ اس دروازے سے اترنے کے بجائے ڈرائیور والے دروازے کی طرف لپکا۔ اس نے تیسرے آدمی کو دوسری طرف سے گھوم کر سامنے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ڈرائیور کی سیٹ پر پیر رکھ کر اس نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ ڈرائیور ایک طرف کھڑا تھا، دوسرے لمحے اس نے کھیتوں کی طرف چھلانگ لگا دی اور بدحواسی کے عالم میں ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ بس سے اترنے والا زخمی مسافر انجن والے حصے کی آڑ میں ہو کر آگے بڑھ رہا تھا۔ تیسرے بدماش نے دوسری طرف پہنچ کر زریاب اور رزمق کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ زخمی مسافر انجن کی آڑ سے نکل کر چیتے کسی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے فائرنگ کرنے والے بدماش کے کولوں پر زوردار لات رسید کر دی تھی۔ گن مین بری طرح لڑکھڑا گیا۔ دوسرے لمحے زخمی مسافر نے لپک کر اس کے ہاتھ سے رائفل چھین لی۔ اچانک فائرنگ سے زریاب اور رزمق کچھ بدحواس ہو گئے تھے۔ اس طرح خامس اور بدری کو موقع مل گیا۔ بدری نے رزمق کا پیر پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ رزمق لڑکھڑاتا ہوا گر گیا اور بدری نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ دوسری طرف خامس بھی ایک طاقتور سپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس کے دیو قامت جسم میں حیرت انگیز لچک تھی۔ اس نے اٹھتے ہی زریاب پر حملہ کر دیا تھا۔ زریاب بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹی تھی، لیکن خامس کے پیر کی ٹھوکر اس کے بائیں کونی پر لگی۔ زریاب کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی بہت وزنی ہتھوڑے سے اس کی کونی پر ضرب لگائی گئی ہو۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ بس میں بیٹھے ہوئے مسافر خوف زدہ ہو کر چیخ رہے تھے۔ عورتوں اور بچوں کی چیخیں زیادہ ہوش اڑا دینے والی تھیں۔ زخمی مسافر اس بدماش سے رائفل چھیننے کے بعد سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ وہ بدماش سنبھل کر ایک پیر پر تیزی سے گھوما۔ اس کی پیر کی ٹھوکر مسافر کے رائفل والے بازو پر لگی۔ رائفل اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ بدماش نے اس مسافر پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ وہ پہلے ہی زخمی تھا۔ ان تابڑ توڑ حملوں سے اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ اب وہ تینوں خامس اور اس کے ساتھیوں کے رحم و کرم پر تھے۔ خامس اور اس کے دونوں ساتھی رزمق اور زخمی مسافر کی پٹائی کر رہے تھے۔ زریاب کے ہونٹوں سے بھی خون بہنے لگا تھا۔ اس کا حریف ان سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ سفاک تھا۔ یوں تو ان تینوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن خامس ان سب سے زیادہ سنگ دل اور بے رحم تھا۔ وہ یہ بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اس کے مقابلے میں ایک عورت ہے۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ ایک ایسے دشمن سے مقابلہ ہے جس نے کئی روز سے اس کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اب تو اس کی زندگی کا دار و مدار بھی اس دشمن کو زیر کرنے پر تھا۔ رکھیل شاہ نے اسے واضح الفاظ میں وارننگ دی تھی کہ اگر وہ زریاب کو پکڑ کر لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اسے بھی کتوں سے نچوا دے گا۔ وہ رکھیل شاہ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ جو کچھ کہتا تھا اس پر عمل بھی کرتا تھا۔ اس نے 2 روز کی مہلت دی تھی اور آج یہ مہلت بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اسے اپنی خوش قسمتی ہی سمجھا تھا کہ اس بس کو چیک کرتے ہوئے زریاب ہاتھ آ گئی تھی، لیکن وہ اس کی توقع سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی تھی۔ خامس کو یہ بھی یقین تھا کہ جس شخص نے سب سے پہلے بدری پر حملہ کیا تھا وہ زریاب کا ساتھی تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان کی ساتھی دوسری عورت بھی اسی بس میں ہوگی۔ خامس کا خیال تھا کہ وہ آسانی سے ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لیں گے، لیکن یہاں صورتحال ایک نیا رخ اختیار کر گئی اور انہیں ناکوں چنے چبانے پڑ رہے تھے۔ زریاب پہلی مرتبہ جب حویلی سے فرار ہوئی تھی تو اس روز بھی جنگل میں اس سے مقابلہ ہوا تھا، اور زریاب جس طرح اسے زیر کر کے بھاگ گئی تھی اس سے خامس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پتلی دبلی اور کمزور سی ہونے کے باوجود وہ کس قدر طاقتور تھی۔ اس لیے آج وہ اس کے خلاف اپنی پوری قوت استعمال کر رہا تھا، لیکن اتنی دیر میں تو وہ بدری جیسے 2 بدماشوں کو ٹھکانے لگا سکتا تھا، لیکن اس لڑکی نے اسے نچا کر رکھ دیا تھا۔ خامس پر اب جنون سا طاری ہو رہا تھا، اور اسی جنون میں وہ بے تکے انداز میں ہاتھ پیر چلا رہا تھا۔ اس نے زریاب کو ایک ٹھوکر مارنا چاہی تو زریاب بڑی پھرتی سے نیچے بیٹھ گئی۔ خامس کے پیر کی ٹھوکر بدری کو لگی جو لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹ رہا تھا۔ ٹھوکر زوردار تھی۔ بدری کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی اور وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل سامنے گرا۔ اس طرح رزمق کو بھی بدری پر قابو پانے کا موقع مل گیا۔ بازی ایک بار پھر پلٹ گئی۔ اب خامس اور اس کے دونوں ساتھی پٹ رہے تھے۔ اسی دوران بس میں بیٹھے ہوئے 8-10 آدمی نیچے اترے۔ انہیں بڑی دیر بعد خیال آیا تھا کہ انہیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔
वो लोग बस से उतरकर चीखते हुए खामिस और उसके साथियों पर पिल पड़े। ये नई सूरत-ए-हाल देखकर खामिस और उसके साथी बदहवास हो गए। अब वो मुकाबला करने के बजाय फरार की राह तलाश कर रहे थे। खामिस उस वक्त 2 आदमियों की गिरफ्त में था। उसने चिंघाड़ते हुए उन दोनों आदमियों को दूर उछाल दिया और खुद भी चीखते हुए खेतों की तरफ दौड़ लगा दी। 2-3 आदमी उसके पीछे दौड़े, लेकिन खामिस हैरत अंगेज तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ देखते ही देखते वहां से बहुत दूर निकल गया। बद्री और उसके साथी को गिरफ्त में लेकर उनके हाथ पैर बांध दिए गए। बस का ड्राइवर भी जो खेतों में छुपा हुआ था वापस आ गया। इन्हें अगले कस्बे में पुलिस के हवाले कर देना, रज़बक ने ड्राइवर को मुखातिब करते हुए कहा। बस के तमाम मुसाफिर गवाही देंगे कि ये डाकू हैं और इन्होंने बस को रोककर लूटने की कोशिश की थी, लेकिन मुसाफिरों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इन्हें गिरफ्त में ले लिया। और इनकी ये राइफलें भी पुलिस के हवाले कर देना और ये भी बता देना कि इनका तीसरा साथी भाग गया था। रज़मक ने अपना सामान बस से उतार लिया था। कुंदन और खुशनुमा भी बस से उतर आई। तमाम मुसाफिर बस में सवार हो गए। रज़मक ने अपना सामान खामिस की लैंड क्रूजर में रखा और ज़रियाब वगैरह को इशारा किया। वो तीनों लैंड क्रूजर में बैठ गईं। ज़रियाब कमीज के दामन से अपने खून आलूद होंठ साफ करने लगी। रज़मक ने लैंड क्रूजर स्टार्ट करने से पहले डैशबोर्ड पर नजर डाली। फ्यूल बताने वाली डायल की सुई बता रही थी कि टंकी में खासी मिकदार में ईंधन मौजूद था। यूं भी पेट्रोल से भरे हुए 2 कैन क्रूजर के पिछले हिस्से में रखे हुए थे, इसलिए उन्हें पेट्रोल की कोई फिक्र नहीं थी। रज़मक ने इंजन स्टार्ट करके लैंड क्रूजर वापस मोड़ दी। उनका रुख उसी तरफ था जहां से वो आए थे। वापसी की समत में तकरीबन 2 मील का फासला तय करने के बाद उसने लैंड क्रूजर खेतों में एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। उस तरफ कहां जा रहे हो रज़मक? कुंदन ने पूछा। वो उसके साथ अगली सीट पर बैठी हुई थी। दरवेशपुर, रज़मक ने जवाब दिया। ये रास्ता अगरचे तवील जरूर है, लेकिन हम किसी दुश्वारी के बगैर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कुंदन ने मजीद कुछ नहीं कहा। उसने मुड़कर ज़रियाब और खुशनुमा की तरफ देखा और फिर सीट के ऊपर से फलांग कर पिछले हिस्से में उन दोनों के पास आ गई और वो तीनों बातें करने लगी। लैंड क्रूजर खेतों के दरमियान कच्चे रास्ते पर हिचकोले खाती हुई चलती रही। खामिस अंधाधुंध खेतों में दौड़ रहा था। उसने एक मर्तबा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था और बिलाखिर जब उसके फेफड़े जवाब दे गए तो वो लड़खड़ाता हुआ रुक गया। उसकी टांगें शल हो चुकी थीं। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो जमीन पर ढेर हो गया। उसके बैठने का अंदाज कुछ ऐसा था कि ना तो दोसानो था और ना आलती पालती मारे हुए था, बल्कि वो कुछ इस तरह बैठा था कि उसकी दोनों टांगें घुटनों से दोहरी होकर पीछे को मुड़ी हुई थीं और कदरे आगे को झुककर दोनों हाथों की हथेलियां जमीन पर टिकी रखी थीं। सांस बुरी तरह फूला हुआ था और मुंह से कफ जारी था। उसने एक मर्तबा पीछे मुड़कर देखा। ताहद्दे नजर खेत थे और खेतों की पगडंडियों पर ऊंचे दरख्त थे। बस या किसी और चीज का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। वो पता नहीं कितने मील तक भागता हुआ चला आया था। जिंदगी में पहली मर्तबा उसे इस किस्म की जिल्लत का सामना करना पड़ रहा था कि वो जान बचाने के लिए इस तरह भागा था। उसे याद था कि उसने जब से होश संभाला था उसे कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा था। लड़कपन में भी वो अपने जैसे 3-3, 4-4 लड़कों को उठाकर पटक दिया करता था। जवानी में तो कभी किसी ने उसके मुंह लगने की कोशिश नहीं की थी। लोग उसका डेल डोल देखकर ही डर जाया करते थे, लेकिन अब चंद रोज के अंदर अंदर ये उसकी दूसरी शिकस्त थी, और वो भी एक लड़की के हाथों। धूप में मुसलसल दौड़ते रहने से उसकी टांगें शल हो चुकी थी। बनियान पसीने में भीगकर जिस्म से चिपक गई थी और गर्दन पर पसीने की धारें केंचुओं की तरह रेंग रही थीं। इसके साथ ही बड़ी शिद्दत की प्यास भी लग रही थी। अपने बेरब तनफ्फुस को काबू में पाने के बाद उसने गर्दन उठाकर इधर उधर देखा। तकरीबन 1 फरलांग आगे उसे कदरे बुलंदी पर दरख्तों का एक झुंड नजर आया। खामिस अच्छी तरह जानता था कि खेतों में कहीं कहीं टीलों पर या इस किस्म के दरख्तों के झुंड में काश्तकारों ने डेरे बना रखे थे। वहां कुएं भी थे। खेतों में काम करने वाले काश्तकार दोपहर का वक्त ऐसी ही जगहों पर गुजारा करते थे और खेतों को पानी भी इन्हीं कुओं से दिया जाता था। वो उठकर दरख्तों के उस झुंड की तरफ चल दिया। फासला अगरचे ज्यादा नहीं था, लेकिन उसे वहां तक पहुंचने में कई मिनट लग गए। टीले पर दरख्तों के नीचे जा बजा खूंटे गड़े हुए थे। उनके आसपास खुश्क गोबर बिखरा हुआ था। बाएं तरफ एक टूटा फूटा झोंपड़ा भी था, लेकिन उस टीले पर या उसके आसपास जिंदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। वो चंद लम्हे अपनी जगह पर खड़ा रहा, फिर झोंपड़े के करीब आ गया।
तकरीबन 2 फुट की बुलंदी तक गारे की मिट्टी की दीवार थी और उसके ऊपर लकड़ी की बल्लियां लगाकर दरख्तों की शाखों और घास फूस का झोपड़ा बना लिया गया था। लेकिन वो झोपड़ा उजड़ा हुआ था। झोपड़े की छत आधी से ज्यादा टूटी हुई थी। खामिस कुछ देर वहां खड़ा उस शिकस्ता झोपड़े को देखता रहा, फिर चंद कदम आगे जाकर रुक गया। प्यास से उसके हलक में कांटे पड़ रहे थे। वो कुछ और आगे बढ़ गया। दफतन उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। टीले के दूसरी तरफ नशेब में चंद कच्चे मकान नजर आ रहे थे और दरख्तों के बीच में 2-2.5 फुट ऊंची एक गोल मुंडेर नजर आ रही थी। उस पर एक चरखी लगी हुई थी जो किसी कुएं की निशानदेही कर रही थी। खामिस टीले से उतरकर दरख्तों के उस झुंड में आ गया जहां कुएं की मुंडेर थी। मुंडेर कई जगहों से टूटी हुई थी। चरखी से बंधा हुआ रस्सा कुएं में लटका हुआ था। खामिस ने कुएं में झांक कर देखा, फिर सीधा होकर एक हाथ चरखी के हत्थे पर रखकर उसे घुमाना ही चाहता था कि चरखी उसके हाथ के बोझ से खुद ब खुद घूम गई। ऐसे कुओं से पानी निकालने के लिए आमतौर पर चमड़े के बने हुए डोल इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दिया जाता है और उसमें पानी भर जाने के बाद चरखी घुमाकर ऊपर खींच लिया जाता है। लेकिन ये चरखी बहुत हल्की थी, जिससे खामिस को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि रस्सी के साथ कोई डोल वगैरह बंधा हुआ नहीं था। उसने चरखी छोड़ दी थी और रस्सी को दोनों हाथों से ऊपर खींचने लगा। बिलाखिर रस्सी का भीगा हुआ सिरा उसके हाथ में आ गया। उससे पानी के कतरे टपक रहे थे। खामिस रस्सी का सिरा मुंह में डालकर उसे चूसने लगा। प्यास तो बहरहाल नहीं बुझी थी, लेकिन बार बार रस्सी कुएं के पानी से भिगोकर चूसने से होंठ, जबान और हलक तर हो गया था। वो कुछ देर कुएं की मुंडेर पर बैठा इधर उधर देखता रहा, फिर कच्चे मकानों की तरफ चल दिया। 5-6 मकान थे और सब शिकस्ता थे। दरवाजे और खिड़कियां सभी के गायब थे। उन शिकस्ता मकानों की हालत बता रही थी कि यहां रहने वाले काश्तकार अरसा पहले किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो चुके थे। वो कुछ देर तक खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर एक दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया। थकन से अब उसका बुरा हाल हो रहा था और हकीकत यह थी कि वो जिंदगी में पहली मर्तबा इस कदर शदीद थकन महसूस कर रहा था। खामिस के जहन में ज़रियाब का ख्याल उभर आया। वो जागीरदार नमरान से मिलने के लिए सुंदस महल आई थी। रकेल शाह को पहले ही उसकी आमद का पता चल गया था। उसने कोपांग और खामिस को हुक्म दिया था कि उस लड़की को जागीरदार से न मिलने दिया जाए और उसे जरा धमका कर वहां से भगा दिया जाए। लड़की को डराने के लिए खामिस ने हवेली में कई ड्रामे किए थे। इसमें शुबा नहीं कि वो हवेली को आसेब ज़दा समझकर डर गई थी, लेकिन वहां से भागने का ख्याल भी उसके जहन में नहीं आया था, बल्कि ज़रियाब उनके लिए मसला बनती गई थी। खामिस को शुबा था कि उस रात जागीरदार नमरान ने किसी खुफिया रास्ते से ज़रियाब के कमरे में दाखिल होकर उससे मुलाकात की थी और शायद उस मुलाकात के बाद वो कुछ निडर सी हो गई थी। ज़रियाब के आने से पहले भी कई रोज से हवेली में नाकाबिल फहम से वाक़यात रोनमा हो रहे थे। बाज़ लोग बाहर से हवेली में मुदाखलत कर रहे थे। वो लोग कौन थे और क्या चाहते थे? खामिस को इसका कुछ इल्म नहीं था, लेकिन वो सिर्फ इतना जानता था कि कुछ लोग रात के वक्त किसी खुफिया रास्ते से हवेली में दाखिल होते हैं और मुख्तलिफ इमारतों के कमरों और राहदारियों में घूमते रहते हैं। कोई और होता तो वो उन्हें आसेब या बदरूहें समझकर हवेली से भाग जाता, मगर वो खामिस था, खुद उस हवेली का सबसे बड़ा आसेब। इसी तरह पुरस्कार तौर पर हवेली में दाखिल होने वालों में एक औरत भी थी। खामिस ने कई मरतबा उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी। 1-2 मरतबा वो औरत तो उसके हाथ आते आते रह गई थी, मगर हर मरतबा पुरस्कार तौर पर गायब हो गई थी। खामिस उस हवेली के खुफिया रास्तों से भी वाकिफ था, लेकिन वो जानता था कि इस हवेली के नीचे सुरंगों का एक जाल सा बिछा हुआ है और उसका हर रास्ता अलग था। खामिस को चंद रास्तों का तो इल्म था, लेकिन बाकी रास्ते उसकी नजरों से ओझल थे और वो लोग वही रास्ते इस्तेमाल कर रहे थे जिनको खामिस का इल्म नहीं था।